So, this is our first lecture, and in this lecture, we'll be discussing about the geography, especially its syllabus, and what are the types of the questions which have been asked so far. And uske baad we'll be discussing regarding how to prepare for these exams, civil services exams. Okay. So, firstly, ये जो geography का आपका subject है, ये सब्जेक्ट एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है पूरे प्रिपरेशन के हिसाब से. इफ यू लुक एट द वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, देन यू हैव पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स जो जीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है. एज फार एज योर प्रीलिम्स इज कंसर्न, प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के केस में ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द ज्योग्राफी सेक्शन. And if you club it with the environment, the tally goes up to 25 questions in the prelims. So आपके prelims का ऑलमोस्ट 1/4 या 1/5 जो पोर्शन है वो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से कवर होता है. राइट. सो इस हिसाब से ज्योग्राफी एक मेजर सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है. एज फार एज योर मेंस इज कंसर्न, आउट ऑफ 1750 मार्क्स, 150 मार्क्स जो है वो ज्योग्राफी से आता है. ठीक है. पेपर 1, GS1 का जो पेपर 1 है वहां से 100 मार्क्स, एंड पेपर 3 का जो हिस्सा है वहां पे 50 मार्क्स. तो टोटल 150 मार्क्स जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ज्योग्राफी से एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस में. ठीक है. नाउ फर्स्ट थिंग विल डिस्कस द सिलेबस फर्स्ट. ठीक है. अब ये जो सिलेबस है, इनिशियली विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रीलिम्स. ठीक है. इफ यू गो थ्रू द प्रीलिम्स सिलेबस, इट सेज इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, वेयरिंग you have physical, social and economic geography of the India and the world. ठीक है. Now ये जो सिलेबस है आपका, ये जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत शॉर्ट में यहाँ पे दिया है. ठीक है. जब ये सिलेबस बहुत छोटा होता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है. When you have a detailed syllabus, if you look at the main syllabus, you have a detailed syllabus. As far as your optional is concerned, optional का तो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको सेक्शन वाइज या टॉपिक वाइज आपको सिलेबस मिलता है. सो ये जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं या जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिनमें डिटेल्ड सिलेबस होता है ऑप्शनल में, तो उस केस में जब क्वेश्चन सेट किए जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर जो सेट करने वाले जो लोग होते हैं तो उनके पास एक प्रॉपर सिलेबस होता है जिसके तहत उनको पूरा क्वेश्चन पेपर सेट करना होता है. प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो देखो, वो सिर्फ दिस इज द सिलेबस इज लाइक फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड. सो ये जो सेक्शन है ना, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो इसके अंदर दे कैन आस्क यू एनीथिंग बिलो दिस स्काई. ठीक है. एंड दे कैन से कि ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है. ठीक है. सो प्रीलिम्स का जो आपका सिलेबस आता है, तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस आपको शॉर्ट में जहाँ पे खत्म होता है. सी बाकी सब्जेक्ट्स भी देखो, यू हैव पॉलिटी, यू हैव हिस्ट्री, हिस्ट्री में यू हैव मेडिवल, मॉडर्न एंड एंशिएंट हिस्ट्री. राइट. तो यहाँ पे सिर्फ बात खत्म होती है. तो दे कैन आस्क यू एनीथिंग. ठीक है. प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है जब ये शॉर्ट में खत्म होता है तो उस केस में नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी भी सेक्शन से आ सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे प्रीलिम्स जो है, ये प्रीलिम्स आपकी डाइसी बनती है. मेंस में आप क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हो क्योंकि आपके पास यहाँ पे सिलेबस होता है. प्रीलिम्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि प्रीलिम्स में सिलेबस बहुत छोटा होता है. इफ यू लुक एट द फिजिकल ज्योग्राफी, दिस फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड्स जियोमॉर्फोलॉजी, देन इट हैज climatology, then it has oceanography, then it has environmental geography and biogeography. So these are the sections जो physical geography के अंदर आते हैं. And if you go through the previous year question papers, most of the questions are from this section. ठीक है. As far as this social and economic geography is concerned, this belongs to the human geography section. I'll discuss what is this human geography. ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. Now सो दिस इज इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जहां पे आपको फिजिकल ज्योग्राफी करना है स्पेशली, जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के कौन से सेक्शंस बनते हैं, कहाँ से क्या कवर करते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इनिशियल आई विल बी डिस्कसिंग ओनली द सिलेबस. ठीक है. सो यहाँ पे जब आप सिलेबस देखते हो तो फिजिकल ज्योग्राफी में ये सारे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सेक्शंस आता है. सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो हिस्सा है तो उस सेक्शन में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन जो है वो कवर करना पड़ता है. ठीक है. अब प्रीलिम्स में जब आप प्रिपेयर करते हो तो 2-3 चीजें दिमाग में रखो. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको प्रीलिम्स स्टॉप नहीं करनी, आपको सिर्फ यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करना है. ठीक है. इफ यू गो थ्रू द लास्ट ईयर्स कट ऑफ,
ये जनरली 50% के आसपास होवर करता है, ठीक है। इवन समटाइम्स इट इज लेस देन 50%, आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेंट, ठीक है। सो 92 97 ये जो कट ऑफ है ये आउट ऑफ 200 आता है, ठीक है। एंड आपको मालूम है कि जीएस जो है, इस जीएस के सिर्फ मार्क्स हम कैलकुलेट करते हैं, सीसैट जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो ये जो जीएस का कट ऑफ आता है इट इज क्लोज टू 50%। तो जब 50% के आसपास कट ऑफ होता है तो दैट मीन्स रिमेनिंग जो 50% क्वेश्चन है वो आपको नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ ये 50% का जो मार्क है या जो लैंडमार्क है उसको सिर्फ क्रॉस करना है, ठीक है। सो ये जो 50 क्वेश्चन या 50% क्वेश्चन आप निकालोगे तो इन क्वेश्चंस के बारे में आपके पास क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। बिकॉज इफ यू गो थ्रू द प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट्स का वेटेज होता है ये मोर और लेस सेम है, ये मोर और लेस सेम है। बिकॉज इफ यू लुक एट द टैली ऑफ द ज्योग्राफी, ऑन एन एवरेज ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 के आसपास, 12 टू 15 के आसपास ये वेरी करता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो ये जो वेटेज है मार्क्स का, 12 टू 15 के आसपास वेरी करता है। ये वेटेज आपको मालूम होना जरूरी है हर एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे हिस्ट्री में सेम इज द केस, 11 टू 15 क्वेश्चन। पॉलिटी सेम, ऑलमोस्ट 12 टू 15 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ये कम ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। जनरल साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चंस आते थे इनिशियली, बट राइट नाउ इफ यू लुक एट द नेचर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द जनरल साइंस सेक्शन, इनिशियली 19 9 11 13 7, आजकल बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये जो एनवायरमेंट का सेक्शन है वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब ज्यादा आते हैं। इफ यू लुक एट द टैली ऑफ एनवायरमेंट, लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एनवायरमेंट के सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं तो 15 12 13 17 10 18 11 13, सो ये जो एनवायरमेंट के क्वेश्चंस है इनका नंबर अब बढ़ रहा है। जब से यूपीएससी ने फॉरेस्ट सर्विसेज के प्रीलिम्स एंड सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स क्लब किए हैं तब से लेके आज तक आप देखोगे तो एनवायरमेंट का जो वेटेज है वो कंसिडरेबली हाई रहा है, ठीक है। इफ यू क्लब दिस एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, लुक एट द टैली 11 15 12 12 9 13 12 17, so on an average you can expect 25 questions from the environment and geography section. Obviously आप यहाँ पे जब आप स्टडी करते हो तो एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी को आप सेपरेट स्टडी करते हो, बट स्टिल एनवायरमेंट जो है ये एनवायरमेंट ज्योग्राफी का ही हिस्सा आता है, क्योंकि ज्योग्राफी के अंडर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी नाम का एक सेक्शन आता है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा आता है। सो सेम एनवायरमेंट जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो ये सेम सेपरेटली भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। इकोसिस्टम, इकोलॉजी, पोल्यूशन, देन यू हैव बायोडाइवर्सिटी, ये जो सारे टॉपिक्स है ये सेम दोनों सेक्शंस में ओवरलैप होते हैं। सो ये जो एनवायरमेंट है एंड जो ज्योग्राफी है उसका वेटेज देखोगे तो ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। तो इसका मतलब आपका जो जीएस का पेपर है तो इस जीएस के पेपर का 1/4 सेक्शन ज्योग्राफी से एंड एनवायरमेंट से कवर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था तो सिर्फ 50% का कट ऑफ क्लियर करना है। जब आप 50% का कट ऑफ क्लियर करते हैं तो उस केस में उसमें से 25 क्वेश्चन तो आपको ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट से टैकल करने, समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जब आप प्रीलिम्स के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास ये पूरा चार्ट होना जरूरी है या पूरा प्लान होना जरूरी है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से उठाने वाले हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर माइट बी अ केस कि इफ यू हैव योर ऑप्शनल लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉल साइंस जो जीएस के साथ ओवरलैप होता है, ठीक है। तो इन दैट केस मेक श्योर कि आपका जो ऑप्शनल है, फॉर एग्जांपल समबडी हैज ऑप्शनल लाइक हिस्ट्री या ज्योग्राफी, तो जीएस में प्रीलिम्स में जो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आएंगे तो मेक श्योर कि उसमें से मोर देन 80 to 90% क्वेश्चंस आई एम टॉकिंग अबाउट वो करेक्ट होने चाहिए। सपोज आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है एंड ज्योग्राफी के प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चंस आए तो इसका मतलब कम से कम 12-13 क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी से निकालने ही है, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। सी आपका ऑप्शनल आपने चूज किया, दैट मींस इट्स योर स्ट्रॉन्ग होल्ड। सो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है तो ऑब्वियसली प्रीलिम्स में आप वहां से अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी होता है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप प्रीलिम्स में कोई भी ऑप्शनल ऐसा लेते हो जो जीएस के साथ होता है या जीएस में है तो उस केस में मेक श्योर कि वहां से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस निकालो, ठीक है। प्रीलिम्स जो होती है वो प्रीलिम्स बहुत डाइसी होती है, क्योंकि ये जो वेटेज होता है ये वेटेज कोई जनरली
जनरली चेंज नहीं होता, बट देयर माइट बी अ केस कि यूपीएससी में थिंक कि चलो इस साल ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछेंगे, चलो ज्योग्राफी से आप 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस कम करेंगे या एनवायरनमेंट के कम करेंगे। जनरली ये नहीं होता, इफ यू लुक एट द टैली ऑफ द क्वेश्चंस, ये जनरली नहीं होता, बट कभी कभार ये थोड़े से वेरिएशंस आ सकते हैं, बट मोर और लेस ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न मोर और लेस फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे मेन सब्जेक्ट्स है आपके। देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू प्रिपेयर, जनरल साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा था, सो वी यूज्ड टू प्रिपेयर इट इन डिटेल, क्योंकि जो बायोलॉजी वगैरह आता है तो उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन रहता है। जो जनरल साइंस में यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड दिस इज डिफरेंट देन द मेंस, ठीक है। मेंस में यू हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल साइंस। दिस जनरल साइंस इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो बायोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। नाउ जब आप प्रीलिम्स में प्रिपेयर करते हो, तो प्रीलिम्स में प्रिपेयर करते वक्त आपको ये जो टैली है, ये टैली इन डिटेल मालूम होनी जरूरी है। ये मैं टाइम अगेन बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि होता क्या है, देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप प्रिपेयर करते हो, आपके क्लासेस भी चालू होते हैं, क्लासेस भी होते हैं, देन उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, देन उसके बाद अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू प्रिपेयर योर ओन स्टडीज, ठीक है। आपके खुद का स्टडी का शेड्यूल होता है, क्लासेस का शेड्यूल होता है, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल होता है। तो इन सारी चीजों में प्रिपरेशन करना या प्रिपरेशन के लिए जो टाइम मिलता है वो रिलेटिवली कम मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको ऑप्शनल करना पड़ता है, जीएस के सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं, सीसैट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये जो सारी चीजें होती है, तो इन सारी एरियाज में फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स को थॉरली प्रिपेयर करना बिकम्स अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि आप किस तरीके से प्लान कर रहे हो, ठीक है। इस एग्जाम में, दिस एग्जाम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट देन योर कॉलेज एग्जाम्स। कॉलेज एग्जाम्स में क्या होता है यार, एक सिलेबस होता है, एक नोटबुक या नोट्स मिलते हैं हमें सीनियर से, या कोई भी एक रफली एक बुक होता है जो पूरा सब्जेक्ट कवर करता है। यहाँ पे इस तरीके से चीज नहीं है, ठीक है। एक सब्जेक्ट के लिए आपको मिनिमम 2-3 बुक्स एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ेगी, ऑप्शनल प्रिपेयर करना है। ऑप्शनल प्रिपरेशन का भले यूपीएससी ने बोला हो कि ग्रेजुएशन लेवल की डिफिकल्टी है, बट इफ यू गो थ्रू द क्वेश्चन सिलेबस इतना वास्ट है कि दे कैन आस्क यू एनीथिंग बिलो द स्काई अंडर द हेड ऑफ ऑप्शनल, ठीक है। सो करंट अफेयर्स का भी वेटेज यहाँ पे ज्यादा होता है। तो इस केस में फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में प्रिपरेशन करना या इस एग्जाम में प्रिपरेशन करना, इट्स डिफिकल्ट है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, इट इज अ डिफिकल्ट थिंग, एंड यहाँ पे आपको प्लानिंग होना जरूरी होता है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में यू शुड डिवोट एटलीस्ट 5 to 6 months फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, क्योंकि 5 to 6 months आपको लगने ही वाले हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर करने में। क्योंकि होता क्या है, क्लासेस चालू होते हैं आपके, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज होते हैं, जाने आने का टाइम होता है, देन आपका सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, सीसैट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत बहुत बार तो ये होता है कि फर्स्ट रीडिंग में हमें सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, स्पेशली कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक यू हैव एनवायरनमेंट वगैरह, यू हैव सॉरी इकोनॉमिक्स वगैरह। तो इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट होते हैं, अभी तक आपने क्लासेस स्टार्ट नहीं किए, जो कुछ कंसेप्ट आते हैं धीरे धीरे, तो उनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जिनका साइंस बैकग्राउंड होता है तो उनके लिए इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है, जिनका बीए या ह्यूमैनिटी का बैकग्राउंड होता है तो उनके लिए कुछ टेक्निकल सब चीजें जो होती है साइंस में, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये प्लानिंग होना जरूरी होता है, ठीक है। प्रिपरेशन किस हिसाब से करो, कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विद द सिलेबस फर्स्ट। जैसे ज्योग्राफी प्रिपेयर कर रहे हो तो सिलेबस देखो, हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो तो सिलेबस देखो। ये सिलेबस क्यों देखना जरूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि उस सिलेबस में आपको कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें छोड़नी है, ठीक है। जैसे इफ यू गो थ्रू द हिस्ट्री, हिस्ट्री में वी नो दैट कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री है, देन यू हैव मिडिवल हिस्ट्री एंड देन यू हैव मॉडर्न हिस्ट्री। देन सिलेबस देखने के बाद go through the previous year question papers. When you go through the previous year question papers, you will come to know कि most of the questions are from the modern India section. ठीक है? In the case of geography, most of the questions are from physical geography and Indian geography. ठीक है? अब ये जो टैली है, ये टैली मालूम होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप हिस्ट्री प्रिपेयर करोगे, सी आप सिर्फ सिलेबस देख रहे हो एंड डायरेक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जब आप हिस्ट्री प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यू नीड टू स्टडी एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। सपोज यू आर डिवोटिंग 1 month फॉर हिस्ट्री प्रिपरेशन, चलो 50 हिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए आपने 1 month डिवोट किया है, तो रफली आप क्या करोगे,
10 डेज मॉडर्न इंडिया, 10 डेज एंशियंट एंड 10 डेज मिडिवल के लिए डिवोट करोगे, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं वो मॉडर्न इंडिया से आते हैं, तो मॉडर्न इंडिया का वेटेज आपके शेड्यूल में भी ज्यादा होना चाहिए। सेकेंडली, ये जो मॉडर्न इंडिया का सेक्शन है ये आपको मेंस में भी आता है, तो मेंस में भी आपको मॉडर्न इंडिया करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री करना है, ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया अच्छे तरीके से करो। देन उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री का वेटेज आता है, क्यों? क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मीडियम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, या मैक्सिमम क्वेश्चंस आप मॉडर्न इंडिया से देखोगे देन एंशियंट हिस्ट्री। ये जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री का जो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन आता है वो GS1 में आता है, मेंस में। GS1 में आप देखोगे तो यू हैव हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो जो GS1 का पेपर आता है मेंस में, तो वहां पे भी आर्ट एंड कल्चर आता है, तो ये आर्ट एंड कल्चर एंशियंट हिस्ट्री का एक हिस्सा है, तो एंशियंट हिस्ट्री अच्छे तरीके से करो। देन मिडिवल हिस्ट्री सबसे लास्ट में करो। अब आई एम नॉट सेइंग कि मिडिवल हिस्ट्री को निग्लेक्ट करो, आई एम जस्ट सेइंग कि मिडिवल हिस्ट्री जो है वो बाद में करो, क्योंकि क्या होता है मिडिवल हिस्ट्री आप कितना भी करो, सपोज 12 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते हैं, आउट ऑफ दीज 15 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चन मॉडर्न से, या लाइक 6 क्वेश्चंस मॉडर्न से, देन उसके बाद 5 क्वेश्चंस एंशिएंट से आ रहे हैं, ठीक है। सो रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चंस होंगे ये क्वेश्चंस मिडिवल हिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। अब ये जो 4 क्वेश्चंस आएंगे, तो इन 4 क्वेश्चंस के लिए आप कितना पढ़ोगे, इसका वेटेज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, और प्रीलिम्स में बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ 50% मार्क्स निकालना है। तो ये जो 4 क्वेश्चंस है ना, तो इन 4 क्वेश्चंस के लिए इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं मेडिकल इंडिया में। ट्रस्ट मी, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेम चीज मैंने की थी कि मॉडर्न इंडिया प्रॉपर अच्छी तरीके से किया था। मेडिकल हिस्ट्री में एक एनसीईआरटी आता है RS शर्मा का, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द ऑथर, जो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। सो एनसीईआरटी मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, उसके बाद जिंदगी में मैंने कभी मेडिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ा, ठीक है। फिर भी जो प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में दोनों बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर की थी, तो ये जो प्रीलिम्स प्रिपरेशन किया था तो उस वक्त मॉडर्न इंडिया इतने अच्छे तरीके से किया था कि मुझे जो बुक मैंने पढ़ा था बिपिन चंद्रा का एक पुराना वाला मॉडर्न इंडिया का एनसीईआरटी आता है, इफ यू नो दैट। सो वो जो बुक है इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, कुछ भी पूछो मुझे आता है उस बुक से, ठीक है। हिस्ट्री के उस वक्त कुछ 18 to 20 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। जो सीसैट आया जस्ट उससे पहले के 2 अटेम्प्ट मैंने दिए थे, तो उस वक्त सीसैट नहीं था, जीएस एंड ऑप्शनल का पेपर था प्रीलिम्स में, ठीक है। सो आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस इन जीएस, ज्योग्राफी के अराउंड 25 के आसपास क्वेश्चंस आते थे, हिस्ट्री के अराउंड 20 के आसपास क्वेश्चंस आते थे। सो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द हिस्ट्री सेक्शन, मॉडर्न इंडिया के कुछ 12-13 क्वेश्चंस आए थे। उन 12 क्वेश्चंस में से 8-9 क्वेश्चंस उस बुक में से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे मिले थे, क्लास नोट्स किए थे एंड सिर्फ एनसीईआरटी का बुक किया था, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एक लूसन का एक बुक आता है, लूसन का जनरल जीके का, सिर्फ उसमें से कुछ सेक्शंस किए थे, क्लास नोट्स किए थे, बस दैट्स इट। एंड मेडिवल में जो एनसीईआरटी किया था वो भी मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, सिर्फ वो अंडरलाइन जो था जितना कुछ समझा मेडिवल उतना सिर्फ किया, सिर्फ दैट्स इट, सिर्फ उतना प्रिपरेशन किया। मॉडर्न इंडिया में जो मेजरली क्वेश्चन आए थे, तो उन क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के थे, आउट ऑफ दोस 12-13 क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस बिपिन चंद्रा के एनसीईआरटी से मैं टैकल कर सकता था, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने करेक्ट निकाले थे। सी, जब कोई भी एरिया निग्लेक्ट करते हो तो उसको ऑल टुगेदर निग्लेक्ट मत करो, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेडिकल करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म्स में आता है और उसका वेटेज भी कम होता है। सो इन दैट केस डोंट ऑल टुगेदर निग्लेक्ट दैट सेक्शन, कुछ ना कुछ एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो सिंपल सिंपल चीजें होती है उतना करो। उससे क्या होता है कि सपोज ये 4 क्वेश्चंस मेडिवल से आ रहे हैं, ये जो 4 क्वेश्चंस हो गए, तो इन 4 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस इजी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं होगा कि चारों क्वेश्चंस एकदम ऑल टुगेदर डिफिकल्ट है। एंड ट्रस्ट मी, जब ये चारों क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं तो सब लोगों के लिए डिफिकल्ट होते हैं, ये सब लोग यहाँ पे गलत निकालेंगे। पेपर सेट करते वक्त ऐसा नहीं किया जाता, कुछ क्वेश्चन सिंपल रखे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस मीडियम डिफिकल्टी लेवल के होंगे एंड क्वेश्चंस एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हो गए, इन 4 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस इजी होंगे। तो ये जो इजी क्वेश्चंस होंगे, जो सारे लोग, बाकी के सारे लोग टैकल कर सकते हैं, बाकी के सारे लोग या मैक्सिमम लोग उसको करेक्ट करेंगे, तो एटलीस्ट मेक श्योर कि ये जो 4 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 2 क्वेश्चंस आप निकालो, इट्स मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि बाकी के 2 भगवान भरोसे छोड़ दो, कोई जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि हमें सिर्फ 50% का कट ऑफ क्लियर करना है। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट हाउ यू टैकल द स्टडीज, हाउ यू प्लान द स्टडीज।
क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना ये डाइसी होता है, मैं टाइम एंड अगेन बोल रहा हूँ। प्रीलिम्स एक साइड से देखो, प्रीलिम्स इज वेरी इजी बिकॉज आंसर आपके सामने होता है, ठीक है। दूसरे साइड से वो जो आंसर आपके सामने होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्टडी करना है, समझ में आ रहा है। ये जो स्टडी आप कर रहे हो इट शुड बी अ प्लान स्टडी। सो ये जो सारा डिटेल्ड एनालिसिस है ना, ये आपके पास होना जरूरी है, ये इनिशियली जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका पूरा प्लान बनेगा, पूरी आपकी जो जर्नी है वो जर्नी स्टार्ट होगी। सो स्टार्ट विद द सिलेबस, then go through the previous year question papers. After going through the previous year question papers, as far as geography is concerned, you will come to know most of the questions are from physical geography and environment geography. So whenever you are studying for geography, you should be starting with your physical geography, क्योंकि ये मेजर सेक्शन कवर करता है। दूसरी बात, ये फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी हमें मेंस में भी करना है, तो ये फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन जाते हैं। तो प्रायोरिटाइज करो कि ये सब्जेक्ट्स या ये जो सेक्शंस है ज्योग्राफी के, ये सबसे पहले करो, ठीक है। देन वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी जो होता है, वर्ल्ड मैप्स के ऊपर वगैरह क्वेश्चन होता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हार्डली 2-3 क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो उस 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा डिटेल में पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी करने की जरूरत नहीं, जो भी सारी चीजें मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक कॉन्टिनेंट के ऊपर कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इतने डिटेल में वहां पे क्वेश्चंस नहीं होते, बट 2-3 क्वेश्चन के लिए पूरे कॉन्टिनेंट, उनमें से जो अलग अलग कंट्रीज है उनका डिटेल में स्टडी करने की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आएंगे फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी से। सो ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग मालूम होना या प्लानिंग आप करना ये जरूरी बनता है, ठीक है। सो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करते वक्त या ओवरऑल आपका प्रिपरेशन करते वक्त, यू शुड स्टार्ट विथ योर सिलेबस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी से इतने क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी इकोनॉमिक्स से इतने क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में सपोज ये कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या अलग अलग कमीशन है उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स में कुछ सेक्शंस हो गए जिनके ऊपर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, पब्लिक फाइनेंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, टैक्सेशन जो होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। जस्ट आई एम गिविंग द हिंट्स कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल साइंस आप करते हो तो जनरल साइंस में वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में भी क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, न्यूरो सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप प्रिपेयर करोगे जनरल साइंस तो स्टार्ट विद द बायोलॉजी फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आप कितना भी पढ़ो उसके एप्लीकेशंस के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। एसी करंट, घर में कौन सा करंट होता है, एसी करंट होता है, डीसी करंट होता है, दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। उसके लिए इतना डिटेल में स्टडी करने की जरूरत है नहीं, कुछ सेक्शंस या कुछ एनसीईआरटीज एंड आईसीएसई के बुक्स है, सिर्फ उतना सफिशिएंट है, ठीक है। नाउ जब आप इस तरीके से पूरा एनालिसिस करते हो, इनिशियली हमने सिलेबस देखा, नाउ वी हैव एनालाइज्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड नाउ वी नो दैट कि किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड कौन से सब्जेक्ट में कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है। जैसे ज्योग्राफी में फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें अब मालूम पड़ा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेज में यू शुड स्टार्ट विथ योर एनसीईआरटीज। स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ एनसीईआरटीज। क्यों? क्योंकि ये जो एनसीईआरटीज होते हैं ये एकदम सिंपल बुक्स होते हैं। 5th to 12th के जो एनसीईआरटीज उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। 5th या 6th स्टैंडर्ड का जो एनसीईआरटी होता है, तो ये जो 5th स्टैंडर्ड का जो बच्चा होता है या जो स्टूडेंट होता है, तो उसके इंटेलेक्चुअल लेवल से ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी होता है हमारे लिए, इट्स वेरी इजी, इट्स लाइक अ केक वॉक, ठीक है। तो धीरे धीरे 5th 6th 7th 8th, तो इस तरीके से सारे एनसीईआरटीज पढ़ो टिल 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। एनसीईआरटीज को पढ़ते वक्त जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे उनको अंडरलाइन करने की आदत डालो। सी whatever you are reading throughout your preparation, try to make a habit कि जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो तो उसको अंडरलाइन करो, क्योंकि who knows कि वो आर्टिकल बाद में आप पढ़ने वाले हो या नहीं। फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना इज लाइक एक बुक पढ़ने जैसा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको मिलेंगे तो इन आर्टिकल्स को अंडरलाइन करो, ठीक है। सो अंडरलाइन करने के बाद फिर से वो आर्टिकल रिवाइज करो, कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, कोई भी आर्टिकल है। सपोज अभी एक इशू चल रहा है सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग, उसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो एमटीपी एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, तो वो 20 वीक से 24 वीक तक ये करा गया है। वहां पे ये मनाइटल वगैरह की ये जो सारी चीजें आती है, तो ये पॉइंट्स आपको उस आर्टिकल में मिलेंगे, ठीक है। तो उसको अंडरलाइन करो,
एंड अंडरलाइन करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जैसे आप एक्सप्लेन का पेज पढ़ रहे हो एक्सप्रेस में, तो वहां पे प्रॉपरली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वो एक्सप्लेन किया हुआ होता है, ठीक है। एडिटोरियल में तो आता ही है, बट कभी कभार वो एक्सप्लेन का जो पेज आता है एक्सप्रेस में बोल रहा हूँ, तो वहां पे आपको सारी चीजें डिटेल में मिलेंगे। तो ये जो सारे टॉपिक्स होते हैं ना, उनको अंडरलाइन करो, उसको अंडरलाइन करने के बाद फिर से रिवाइज करो। इफ यू फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लग रहा है कि आपको ऑप्शनल में भी मदद कर सकते हैं, जीएस में भी मदद कर सकता है, कि उसके कटआउट निकालो, पेपर के कटिंग्स निकालो, उसको बाद में सेपरेट प्रिजर्व करो। ये हमें बाद में मेंस में लगेंगे या इवन प्रीलिम्स में भी काम आते हैं। मैं बताऊंगा, जब मैं आपको मेंस के बारे में बताऊंगा, देन आई विल डिस्कस की ये पेपर कटिंग्स किस तरीके से मदद करते हैं, ठीक है। सो वॉट एवर यू आर रीडिंग, मेक श्योर आप उसके जो अंडरलाइनिंग पॉइंट्स है या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो इस तरीके से सिलेबस देखा हमने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया, वी स्टार्टेड रीडिंग एनसीईआरटीज, वी हैव कंप्लीटेड द एनसीईआरटीज, एंड देन एनसीईआरटीज के नोट्स वगैरह मत बनाओ, ठीक है। लोगों को समझ में नहीं आता कि नोट्स कब बनाया जाता है। डोंट प्रिपेयर द नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी, पर्सनली आई फील, क्योंकि ये इतना जरूरी होता नहीं। एनसीईआरटीज जब आप फर्स्ट टाइम रीड करते हो तो इनिशियली सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट की डेप्थ नहीं आती एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद। एक ओवरऑल सब्जेक्ट आपको पता चलेगा, बट जो डेप्थ आनी चाहिए, तो डेप्थ आने के लिए यू नीड टू रीड रेफरेंसेस, ठीक है। सो एनसीईआरटीज पढ़ो, एनसीईआरटीज को अंडरलाइन करके रखो, ठीक है, एंड देन रीड योर रेफरेंसेस। जब आप रेफरेंसेस पढ़ते हो, तो रेफरेंसेस पढ़ते वक्त वो जो रेफरेंसेस है, इन रेफरेंसेस को एटलीस्ट 3-4 बार पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉलिटिकल प्रिपरेशन कर रहे हो, सो पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे, उसके बाद आपको पता चला कि कौन सी एरियाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट में आपको रेडी एनालिसिस भी मिलेगा, ठीक है। तो वो एनालिसिस किया आपने, देन उसके बाद एनसीईआरटीज आपने पढ़े, ठीक है। एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद यू स्टार्टेड रीडिंग लक्ष्मीकांत, ठीक है, या डीडी बसु। लक्ष्मीकांत आपने पढ़ना स्टार्ट किया, लक्ष्मीकांत को एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवाइज करो। वो जो लक्ष्मीकांत का बुक है, आप 3-4 बार रिवाइज करो, एंड देन उसके बाद उसके नोट्स बनाओ। क्योंकि होता क्या है, देखो, फर्स्ट रीडिंग में जब आप नोट्स बनाने जाओगे, तो ये नोट्स इतने बल्कि होंगे कि बाद में 1-2 अटेम्प्ट बाद वो आप नोट्स फेंक दोगे, इट्स ऑफ नो यूज। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट लगती है, सारे सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, या मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स नहीं होते हमें, भले आपका ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटी में हो या बीए आपने किया हुआ, फिर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे कि आपके लिए नए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी आता है, एनवायरमेंट आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, सोसाइटी आता है, तो ये जो सारे सेक्शंस है, ये मोस्टली लोगों के लिए नए होते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियली सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डोंट प्रिपेयर नोट्स इन अ वेरी फर्स्ट रीडिंग, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आपको पता नहीं चलता कि कौन सी चीजें क्रुशियल है, कौन सी चीजें नोट्स में आनी चाहिए। नोट्स में वही चीजें आनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, या जो आपको मदद करनी है बाद में। कुछ फैक्चुअल डेटा हो सकता है, समझ में आ रहा है, जैसे इकोनॉमिक्स में कुछ डेटा आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, या ज्योग्राफी में पॉपुलेशन का डेटा है जो आपको रटना ही है, जो आपको रोड टर्निंग करना है, तो उसको आपको उस नोट्स में इंसर्ट करना है, क्योंकि ये बार बार रिवीजन करने की चीज है, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा आपको मदद करने के लिए उसकी रिवीजन करनी जरूरी है। तो इसलिए नोट्स जो आप बनाओगे, तो उस नोट्स बनाते वक्त आई विल सजेस्ट कि डोंट डायरेक्टली जंप टू द नोट मेकिंग प्रोसेस। Initially read the things, initially go through the NCERTs, have a proper basic understanding of the subject, then start your references. References at least you should be reading for 3 to 4 times, या at least 3 times, and then उसके बाद notes बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाते वक्त नोट्स किस तरीके से बनाया जा सकता है, सी आई शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। नोट्स बनाते वक्त ट्राई टू प्रिपेयर योर नोट्स ऑन लूज शीट्स के ऊपर, या ब्लैंक शीट्स जो आपको मार्केट में मिलेंगे उनके ऊपर नोट्स बनाओ, या डिजिटल नोट्स भी आप बना सकते हो, बट मेक श्योर कि डिजिटल नोट्स बनाते वक्त आप एडिशन उसमें कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज लूज शीट्स हमने लिया, लूज शीट्स के ऊपर आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है। सपोज A4 शीट है, ठीक है, जिसके ऊपर हमें नोट्स बनाना है। तो ये सेक्शन है, ये सेक्शन छोड़ दो, क्योंकि हमें फाइलिंग के लिए जरूरी है, ये इतना सेक्शन छोड़ दो। जो रिमेनिंग पेपर का हिस्सा है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करो, ठीक है। सी अब तक हमने क्या किया है, हमने सिलेबस इनिशियली देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया, देन उसके बाद हमने एनसीईआरटीज पढ़ी है, एनसीईआरटीज को अंडरलाइन किया, एक बार रिवाइज किया, देन उसके बाद हमने रेफरेंसेस पढ़े एटलीस्ट 3 बार, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम नोट्स बना रहे हैं। नोट्स बनाते वक्त फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी के हम नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट का टॉपिक है या सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक है, या कोई भी शेड्यूल के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। सो पार्लियामेंट जो टॉपिक है उसके नोट्स आप बना रहे हैं,
तो लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी नोट्स आपको लग रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट, सपोज सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक है, तो सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग आपको जो भी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो इनको यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 31 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये जो सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आपको लगेंगे, इन सारे आर्टिकल्स या जो भी सारे नोट्स आप बनाओगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट, उसको यहाँ पे लिखो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंडली, अब ऑलरेडी आपने एनसीईआरटीज पढ़े हैं, ठीक है, एनसीईआरटीज को हमने अंडरलाइन भी किया है। ठीक है, तो एनसीईआरटीज जब आप रिवाइज करोगे, एनसीईआरटी जब आप देखोगे, तो पार्लियामेंट इस टॉपिक के रिगार्डिंग या सुप्रीम कोर्ट इस टॉपिक के रिगार्डिंग वॉट एवर यू हैव रेड इन द एनसीईआरटीज, वो सारे जो नोट्स बनेंगे वो यहाँ पे ऐड करो। सो पार्लियामेंट के रिगार्डिंग जो भी लक्ष्मीकांत में है, तो लक्ष्मीकांत का हिस्सा यहाँ पे आएगा, एंड एनसीईआरटीज में जो भी आपने पढ़ा है वो इस साइड में आएगा। साइमल्टेनियसली न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि ये जो टॉपिक है ये पॉलिटी के इस सेक्शन से आ रहा है। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आप पढ़ रहे हो, महाराष्ट्र में जो भी कुछ हो रहा है, जो सिंबल फ्रीज वगैरह करने, ये जो सारे प्रोसेस होते हैं, ये जो सारी केसेस चल रहे हैं, तो ये रिलेवेंट है, क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 10 शेड्यूल के अंडर जो आता है, इससे डायरेक्ट रिलेट होता है। तो सपोज कोई भी केस वगैरह आती है कि हो तो होलोवन में, या अलग अलग टाइप के केसेस का मेंशन आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, या कोई भी सोसाइटी के बारे में, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि एमटी पे एक्ट के रिगार्डिंग न्यूज में आया, तो सोसाइटी के जो नोट्स आप बनाओगे तो उसमें ये ऐड करते रहो। तो ये जो सेक्शन आप एनसीईआरटीज का जो सेक्शन आपने लिखा है, तो यहाँ पे करंट में उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी कुछ न्यूज आ रही है या जो भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको मेंशन करो। तो इससे क्या होता है, देखो पार्लियामेंट ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है, तो इस पार्लियामेंट टॉपिक के रिगार्डिंग वॉट एवर यू हैव रेड टिल डेट, ये एक ही पेज के ऊपर आता है। 50% पेज में आपको लक्ष्मीकांत का हिस्सा मिलेगा, एंड रिमेनिंग हाफ में एनसीईआरटीज आएंगे, करंट अफेयर्स के हिस्सा आएगा। एंड जब आप इसको रिवाइज करोगे, तो ये रिवीजन के वक्त ये बहुत क्रूशियल होता है, ये बहुत हैंडी होता है, क्योंकि आपको ये सिर्फ पेजेस मगअप करना है। ठीक है, पेजेस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें एडिशन करना इजी होता है। सपोज आपने पूरा पेज खत्म कर लिया, पूरा पेज फिल हो गया, नेक्स्ट पेज ऐड करो इसमें, नोटबुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो पेजेस जब आप बनाओगे, तो इसमें डिटेल में धीरे धीरे जब आप पूरे आपको नोट्स बनेंगे, तो जब ये सारे नोट्स बनेंगे तो उसको फाइलिंग करो, एंड ये फाइल जो है ये आपका सबसे क्रूशियल प्रिपरेशन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये आपने खुद ने नोट्स बनाए, एंड इसको बार बार सिर्फ आपको रिवाइज करना है, दैट्स इट। इस तरीके से प्रिपेयर करो। सिलेबस जो है ना, इस एग्जाम में सबसे डिफिकल्ट जो बात है वो है सिलेबस। सिलेबस को कवर करना इटसेल्फ इज अ चैलेंजिंग थिंग। ट्रस्ट मी, आप 10 साल पढ़ो, 20 साल पढ़ो, यूपीएससी का पूरा प्रिपरेशन आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी खत्म ना होने वाली बात है। जब ये कभी भी खत्म ना होने वाली बात होती है, तो आपको खुद को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, खुद को प्लान करना पड़ता है कि मुझे कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें छोड़नी है। क्योंकि डेली करंट अफेयर्स आता है बॉस, करंट अफेयर्स में आपको हिंदू एक्सप्रेस पढ़ने में एक डेढ़ घंटा लगता है डेली। तो 1-1.5 घंटे न्यूज़पेपर रीडिंग में लगता है, एक्सप्रेस पढ़ोगे, हिंदू पढ़ोगे, मैगजीन्स भी आपको पढ़ने हैं, ऑप्शनल हो तो ज्योग्राफी जैसे ऑप्शनल में आपको कुछ मैगजीन्स पढ़ने हैं, सोसाइटी है इसके लिए मैगजीन्स पढ़ेंगे, पॉल साइंस के लिए मैगजीन्स पढ़ने पड़ेंगे, वर्ल्ड फोकस है या एपीडब्ल्यू है, ये मैगजीन्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो मैगजीन्स भी पढ़ने हैं, डेली 2 न्यूज़पेपर भी पढ़ने हैं, ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर न्यूज एनालिसिस भी सुनना है, 15 मिनट्स का आता है, वर्थ रीडिंग। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें करनी है, तो ये डेली करने वाली चीजें हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपका प्रिपरेशन कभी भी खत्म होने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। जो भी आप नोट्स बनाओगे, ट्रस्ट मी, जब आप ये पूरी प्रोसेस करोगे तो आपका प्रिपरेशन होलसम प्रिपरेशन बनता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है इस एग्जाम में, जैसे मैं आप टाइम अगेन बोल रहा हूँ, कोई चीज डिफिकल्ट है नहीं, डिफिकल्ट है कि सिलेबस बहुत फास्ट है। कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखना है, ना कोई आपको मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या कोई एकदम डिफिकल्ट सम्स को आपको सॉल्व करना है, या इक्वेशंस को आपको डिराइव करना है, या डेरिवेटिव्स को सॉल्व करना है। ये सारी चीजें कोई कुछ भी नहीं करना है। जो भी कुछ डिफिकल्ट पढ़ना था वो हमने 12th तक पढ़ा है। ठीक है, अब लाइफ इज इजी। ठीक है, सिर्फ एक चीज डिफिकल्ट है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, एंड ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस आप किस तरीके से टैकल करते हो, इसके ऊपर सारी गेम आपकी डिफाइन होगी। ठीक है, सो ये जो सिलेबस है, जब आप इतना बड़ा सिलेबस ही आप वो सारे बुक्स लेके आओ, ये पूरा डेस्क भर जाएगा आपके बुक से। ठीक है, इतने सारे बुक्स आपको पढ़ने हैं, एंड इट्स वेरी इजी टू से कि आपके ब्रेन में बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। इट्स बुलशिट, आई रियली डोंट बिलीव दिस।
बिकॉज ये हमारा जो ब्रेन है बेचारी, उसकी कैपेसिटी छोटी छोटी होती है, एंड कितना भी आप पढ़ो उसको जब तक आप रिवाइज नहीं कर सकते हो तो इट इज ऑफ नो यूज। यार बॉस परसों मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या खाए वो हमें इमीडिएटली हम दिमाग में नहीं आता, व्हाट टू स्पीक ऑफ व्हाट वी हैव रेड इट 4 months बैक। सो आप साल भर प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया अक्टूबर में, यू आर अपियरिंग फॉर योर प्रीलिम्स इन लाइक मई में, 28 मई में आपकी नेक्स्ट प्रीलिम्स है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आपकी मेंस आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अक्टूबर तक, इस अक्टूबर में जो आपने पढ़ा है वो नेक्स्ट अक्टूबर तक कैसे दिमाग में रहेगा, ठीक है। समझ में आया? सी प्लानिंग करते वक्त ना ये इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है आपको कि प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। देन जब आप ये प्रिपरेशन करते हो तो यू शुड प्लान फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट 5 to 6 months रिक्वायर्ड है प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट ईयर सपोज आप अपेयर कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर की आपकी प्रीलिम्स है 28 मई में, ठीक है। सो जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, दीज आर द 5 months यू शुड बी एक्सक्लूसिवली प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स। थोड़ा सा डर लग रहा है तो उस केस में यू कैन स्टार्ट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन फ्रॉम 1 और 15 ठीक है। सपोज आप 1 जनवरी से प्रिपरेशन कर रहे हो, डू रिमेम्बर किसी भी एग्जाम से पहले, भले आपकी ये मेंस है या प्रीलिम्स है, तो उससे पहले एटलीस्ट 1 month शुड बी डिवोटेड फॉर योर रिविजन, ठीक है। मई में आपकी प्रीलिम्स है 28 मई, तो पूरा मई का जो महीना है वो रिविजन के लिए रखो। सिमिलरली अक्टूबर एंड में आपकी मेंस है, तो पूरा अक्टूबर रिवीजन के लिए रखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सी हम इतना पढ़ते हैं, ये जो प्रोसेस है कम टाइम में इतना पढ़ते हैं, इसको जब आप रिवाइज नहीं करोगे तो उसका कोई यूज नहीं होता। रिवीजन की वजह से आपकी प्रिपरेशन की जो क्लैरिटी होती है, जो डेप्थ होती है सब्जेक्ट की, वो डिफाइन की जाती है, ठीक है। कभी कभार यू माइट हैव ऑब्जर्व कि प्रीलिम्स लिखते वक्त या ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स लिखते वक्त हमें एग्जैक्टली आंसर मालूम नहीं होता, हमें लगता है या ए या सी होता है, हम कंफ्यूज होते हैं। ये कंफ्यूजन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिवीजन। सो ये जो रिवीजन है, ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी एग्जाम से पहले एटलीस्ट 1 month शुड बी डिवोटेड फॉर योर रिवीजन, ठीक है। सो सपोज 28 मई को आपकी प्रीलिम्स है, तो पूरा मई महीना आप रिवाइज करोगे, तो रिवीजन के वक्त कोई भी नई चीज आप नहीं पढ़ोगे। भले यूपीएससी का चेयरमैन आके आपको बोले कि भाई ये बुक पढ़ रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन सेट होने वाले हैं, तो फिर भी आप की रहने दो उसको, ठीक है। क्योंकि जो भी कुछ आपने पढ़ा है तो उसके ऊपर फेथ रखो, ट्रस्ट कि वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड, ये ईमानदारी में प्रिपरेशन किया, ठीक है। सो आपका जो भी शेड्यूल आप बनेगा ये अप्रैल एंड तक बनेगा, क्योंकि पूरा मई महीना आप रिवीजन के लिए रखोगे। समझ में आ रहा? सपोज यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स फ्रॉम 1 December। सो December 1 ये ऑन पेपर लिखो, ये पूरी चीजें ऑन पेपर लिखो। 1 December, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। सो इस तरीके से आप 31 December तक आ रहे हो, ठीक है ना। जब आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग करते वक्त सारी जो रिसोर्सेस है इनका आपके पास डेटा होना चाहिए। रिसोर्सेस मतलब क्या? आपके पास सिलेबस कॉपी होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, जो अब तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद आपके रिसोर्सेस फाइनलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री आप पढ़ने जा रहे हो, तो हिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ोगे? एंशियंट के लिए क्या पढ़ोगे, मिडिवल के लिए क्या पढ़ोगे, एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ोगे। ये जो सारे बुक्स है इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, वो मेंशन करो कि वो मैं एंशियंट के लिए एनसीईआरटी पढ़ूंगा, देन उसके बाद क्लास नोट्स पढ़ूंगा। मॉडर्न के लिए मैं एनसीईआरटी के साथ साथ बिपिन चंद्र का बुक पढ़ने वाला हूँ, या स्पेक्ट्रम पढ़ने वाला हूँ, या ग्रोवर पढ़ने वाला हूँ, वॉटेवर जो आपको बुक लगे वो पढ़ो। दूसरी बात, रिसोर्सेज फाइनलाइज करते वक्त या स्पेशली जो रेफरेंसेस फाइनलाइज करोगे, तो डोंट हैव मोर देन वन रेफरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। इनिशियली एक रेफरेंस से ज्यादा बुक मत पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट का एक बुक इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना ही है, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम का बुक पढ़ना ही है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, जीसी लियोन, क्लास नोट्स या माजिद हुसैन का बुक को पढ़ना ही है। सो एटलीस्ट एक मैक्सिमम दो, मैं तो बोल रहा हूँ कि एक ही रेफरेंस सफिशिएंट है, ठीक है। सो पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत है, सिर्फ पॉलिटी के लिए उतना पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये सारे रिसोर्सेज फाइनलाइज करो। ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ने वाले हो, पॉलिटी के लिए क्या पढ़ने वाले हो, ये जो सारे रेफरेंसेस है इनकी लिस्ट बनाओ। देन उसके साथ साथ आपको खुद का रीडिंग स्पीड मालूम होना चाहिए।
रीडिंग स्पीड मतलब क्या कि दिन में आप कितने पेजेस पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑन एन एवरेज लाइक 50-60 पेजेस आप पढ़ सकते हो। इन माय केस आई यूज्ड टू रीड 60 पेजेस अ डे, ठीक है। अब ये फॉन्ट वाइज वेरी वगैरह भी करेगा, बट स्टिल आपके पास आपका एक खुद का एनालिसिस होना चाहिए कि आप दिन में कितने पेजेस पढ़ सकते हो, ठीक है। सपोज यू आर रीडिंग 60 पेजेस अ डे, ठीक है। तो 600 पेजेस का जो बुक है वो पढ़ने के लिए आपको 10 डेज लगेंगे, ठीक है। सपोज आपने डिसाइड किया कि मुझे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ना है, सो लक्ष्मीकांत में सपोज 600 पेजेस है, मोर देन दैट, बट कंसिडर करो कि 600 पेजेस है। तो 600 पेजेस पढ़ने के लिए मुझे 10 डेज लगेंगे, क्योंकि दिन में मैं 60 पेजेस पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो प्लानिंग करते हो तो उस प्लानिंग के ऊपर यहाँ पे आप लिखो कि 10 डेज में मुझे लक्ष्मीकांत कवर करना है, क्वालिटी का, ठीक है। यहाँ तक इस तरीके से पूरा प्लानिंग करो। देन अब जब आप पूरा बुक पढ़ते हो तो उसको एक बार यहाँ पे रिवीजन भी करना जरूरी है। रिवीजन करते वक्त आप ये दो तरीके से कर सकते हो, आइदर यू कैन रिवाइज वीकली और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बुक। वीकली रिवीजन मतलब क्या कि वीक में जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो मंडे टू सैटरडे स्टडी करो एंड संडे को रिवाइज करो, ठीक है। जो हफ्ते में जो भी कुछ पढ़ा है उसको संडे में रिवाइज करो। या दूसरे केस में 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक पूरा बुक डेली पढ़ो एंड 11 दिसंबर को वहां पे उसकी रिवीजन करो। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं यार, या आप वीकली रिवाइज कर सकते हो, या बुक पढ़ने के बाद पूरा बुक खत्म होने के बाद एक दिन उसको रिवीजन में दो, ठीक है। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन आप रिवीजन के लिए रखो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप पढ़ रहे हो जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो ब्रेन में उसके लिंकेजेस एंड उसके हायरार्कीज डेवलप नहीं होते, ठीक है। एंड ये होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप प्रिपेयर करते हो, चलो 11 दिसंबर को हमने रिवीजन किया, सो 12 दिसंबर से हमने दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया। सो इस तरीके से जब आप प्रिपेयर करते वक्त 31 दिसंबर में आओगे, तो 31 दिसंबर में तो पार्टी तो बनती है, ठीक है। तो पार्टी होने के लिए, पार्टी के लिए भी टाइम रखो। बीच में अभी दिवाली आ रही है, चलो अब अक्टूबर में आप शेड्यूलिंग कर रहे हो, तो अक्टूबर में दिवाली आ रही है, तो बी फ्लेक्सिबल, बी प्रैक्टिकल एंड बी फ्लेक्सिबल। आपको मालूम होना चाहिए कि दिवाली तो आप कितना भी करो आपकी पढ़ाई होने वाली है नहीं, तो छोड़ दो, 4-5 दिन दिवाली में चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो 5 दिन हम बाद में कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बी प्रैक्टिकल, खुद को भी रिवार्ड करना जरूरी है। ये प्रोसेस इतनी लेंथनिंग या ये इतनी टॉर्चरस प्रोसेस बनती है बाद में कि खुद को रिवार्ड करना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 31 दिसंबर चलो पार्टी विटी हो गई, 1 जैन को हैंगओवर भी उतर गया, हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया 1 जैन में, ठीक है। 1 जैन से 1 जैन, देन वहां से लेके अप्रैल तक आपका पूरा शेड्यूल बनेगा। एंड अप्रैल तक जो भी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप जो भी कुछ पढ़ने वाले हो, सी कितने दिन मिलेंगे हमें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो वी आर हैविंग 5 मंथ्स, ऑलमोस्ट 150 डेज आपको मिलेंगे। तो ये जो 150 डेज है, तो इन 150 डेज को ये जो पूरी आपकी लिस्ट है अलग अलग प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स की, इंक्लूडिंग योर सीसैट, तो उसमें आपको 150 डेज को डिवाइड करना है एंड इस तरीके से आपका प्लान बनाना है। एंड ये जो प्लान है, ये प्लान ऑन पेपर लिख आओ एंड इसको स्टिक करो। इस प्लान के साथ हैव योर डेली शेड्यूल ऑल्सो, डेली प्लान भी होना चाहिए आपके पास कि कितने बजे आप उठोगे, कितने बजे लंच, डिनर, क्लास का टाइम आपका फिक्स होगा, तो क्लास में जाने आने का टाइम, कितना टाइम आपको क्लास को जाने आने में कंपटीशन में लग रहा है, या उसके बाद सेल्फ स्टडी का टाइम, न्यूज़पेपर आप कब पढ़ोगे, ये सारी चीजें प्लान करो एंड ये ऑन पेपर लेके आओ। एंड इसके साथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रहो, ठीक है। दूसरी बात, प्लान बनाते वक्त थोड़ा सा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक बनो, उसी हिसाब से प्लान बनाओ। प्लान बनाते वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि आप कितने बजे उठ रहे हो। सपोज आप मॉर्निंग 8 o'clock को आपका लेक्चर है, सो मॉर्निंग 6 बजे उठो, ठीक है। सी 2-3 टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं जो नॉक्टर्नल होता है, ठीक है, जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं, ठीक है। इन माय केस आई यूज्ड टू स्टडी इन द अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग 4 बजे, या 12th में जब था मैं आई यूज्ड टू गेट अप एट 3 o'clock, ठीक है। सो 3-4 बजे आप उठो, उसके बाद प्रिपरेशन करो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज अ आईआरएस ऑफिसर इन मुंबई नाउ, सो व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू स्टडी फॉर द होल नाइट। सुबह 6 बजे तक पढ़ता था, रात के 12 से 6 बजे तक पढ़ता था, सुबह 6 बजे सोता था, दोपहर के 12 बजे उठता था, देन उसके बाद डायरेक्टली लंच, लंच के बाद फिर से स्टडी। तो इस तरीके से उसका शेड्यूल था। तो ये जो सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें खुद खुद को पहचानो कि मैं अर्ली मॉर्निंग बर्ड हूँ या लेट नाइट बर्ड हूँ, तो उस हिसाब से प्लानिंग रखो।
क्योंकि जो आपका मेजर चंक होना चाहिए, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है या जो मेजर प्रिपरेशन का चंक होना चाहिए, वो आपके दिन के गोल्डन आवर्स में होने चाहिए। नाउ व्हाट आर दिस गोल्डन आवर्स? गोल्डन आवर्स मतलब जैसे मुझे अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत थी, तो मॉर्निंग में मेरा प्रिपरेशन अच्छा होता था, ठीक है। जब 12th में था, व्हेन आई यूज्ड टू गेट अप एट 3 o'clock, फिजिक्स मेरे लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, ठीक है। सो जो डिफिकल्ट है ना, वो आपके फ्रेश मूड के समय में ले लो। आपको इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग आप उठ रहे हो, सपोज 4 बजे आप उठ रहे हो, तो 4 बजे सारा माहौल शांत होता है, ठीक है, आपका मूड भी अच्छा होता है, नींद पूरी होती है, प्रॉपर होती है, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है ना, वो ले लो, क्योंकि उस केस में आपका ब्रेन भी क्वाइट होता है, ये काम होता है, चीजें आपको इजीली समझ में आती है, ठीक है। सो 12th में आई यूज्ड टू स्टडी 3 hours फिजिक्स डेली, क्योंकि डिफिकल्ट लगता था। जब स्कोर आया, दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट, ठीक है। सो ये जो होता है ना, ये होता है आपके प्रिपरेशन के साथ, ये सारी चीजें करो। रात में आप पढ़ रहे हो, रात में भी शांत समय होता है, आपका ब्रेन भी काम होता है, तो उस केस में जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो रात के समय में ले लो। जो भी आपका प्लानिंग है, वो प्लानिंग ऑन पेपर लेके आओ। बेसलाइन इज दैट, ये ऑन पेपर लेके आओ एंड इसको स्टिक करो, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहो। प्लानिंग करते वक्त सारी चीजें बैलेंस रखो। आपकी स्लीप, आपका एक्सरसाइज, देन आपका रिक्रिएशन का टाइम, आपका स्टडी टाइम, ये सारी चीजें बैलेंस रखो। रिमेंबर बॉस, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम ज्यादा खींच नहीं सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है हार्ड वर्क करना मतलब सेल्फ टॉर्चर करना। डोंट डू दिस। हार्ड वर्क इज डिफरेंट थिंग एंड सेल्फ टॉर्चरिंग इज अ डिफरेंट थिंग। नींद को कॉम्प्रोमाइज मत करो। लोगों को लगता है कि हार्ड वर्क करना मतलब नींद कॉम्प्रोमाइज करना, मुझे ज्यादा घंटे पढ़ाई करनी। कोई जरूरत नहीं है, 10-12 घंटे से ज्यादा पढ़ाई कभी भी नहीं होगी, ये लॉन्ग टर्म सस्टेन भी नहीं होगी। डेली 10 to 11 hours या 12 hours पढ़ो, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ रहा है? जो लोग बोलते हैं कि मैंने 14 घंटे पढ़ाई की, 16 घंटे, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। 2-3 दिन 14 घंटे या 16 घंटे पढ़ाई करने से लाइफ टाइम का ये नहीं होता, ठीक है। आप करके देखो, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। डेली 15-16 hours, इट्स इम्पॉसिबल, यू बर्न योर सेल्फ, ठीक है। सो डोंट डू दिस, बी प्रैक्टिकल। 10-12 घंटे हो रहे, 10 घंटे इनिशियली हो रहे, इट्स मोर देन सफिशिएंट। जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगी, आप अपने आप 10-12 घंटे पढ़ने स्टार्ट करोगे, ठीक है। बट डेली एटलीस्ट 10 hours डिवोट करो प्रिपरेशन में। स्लीप के हिसाब से 6-7 घंटे की नींद जरूरी होती है। इन लोगों को, कुछ लोगों को 8 घंटे की भी, 8 घंटे मेरे लिए बहुत ज्यादा है, पर 6-7 घंटे तो सफिशिएंट है, क्योंकि नींद होने से जो भी आप पढ़ रहे हो, तो ये ब्रेन में उसके कनेक्शन बनते हैं, न्यूरो कनेक्शन बनते हैं। तो ये जो कनेक्शन बनना है, ये भी जरूरी होता है। तो जब आप नींद अच्छी होगी, तो दूसरे दिन आप फ्रेश फील करते हो, एग्जाम में ये सारी चीजें इजीली आप रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। तो नींद जरूरी है। डेली एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने में टाइम वेस्ट नहीं होता, ट्रस्ट मी। एक्सरसाइज करने में टाइम वेस्ट नहीं होता। आपकी बॉडी की पूरी हार्मोन्स होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये प्रॉपर बनता है, ये जरूरी होता है। ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। जब आप मैराथन भागते हो, तो आपका स्टेमिना भी आपको बचा के भागना पड़ता है। जो आपको स्प्रिंट लगानी है, वो लास्ट लैप में लगाओ। जब आप एग्जाम पास में है, तब आप एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सा कम कर सकते हो। बट इनिशियली इन दिनों में एक्सरसाइज भी बैलेंस रखो। अब एक्सरसाइज करो, इसका मतलब जिम मत जाओ 2-2 घंटे के लिए। 2 घंटे जिम करोगे, 2 घंटे घर पे आके आके सो जाओगे, ये मत करो। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि बेसिक एक्सरसाइज करो, जो डेली हाफ एन आवर आप कर सकते हो, या 40 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत खींचो, ठीक है। तो ये जरूरी बनता है, ठीक है। सो आपका नींद का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम, स्टडी का टाइम, ये सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए। आपका डाइट, ये सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए। जिसको लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है, ये सारी चीजें बैलेंस करके रखो, आप लॉन्ग टर्म के लिए खेलोगे, ठीक है। आप स्लीप कॉम्प्रोमाइज करोगे, एक्सरसाइज कॉम्प्रोमाइज करोगे, कहीं ना कहीं तो ये बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? सो प्लानिंग बनाते वक्त बी प्रैक्टिकल। ऐसा मत करो कि यार प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बंदा 4-5 दिनों में बाहर ही नहीं आ रहा, अंदर ही इतना पड़ रहा है, इतना पड़ रहा है, घर वाले भी टेंशन में किया क्या हो रहा है बंदे को। सो ये मत करो, ठीक है। बी प्रैक्टिकल, बैलेंस रखो सारी चीजें, एंड इस तरीके से जो 4-5 महीने आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, इसको बैलेंस करो, ठीक है। सो अप्रैल तक आपने पूरा पढ़ लिया। बीच में आपको टेस्ट सीरीज भी लेनी है, टेस्ट सीरीज को निगलेक्ट मत करो। टेस्ट सीरीज देते वक्त, टेस्ट सीरीज के वक्त टेस्ट सीरीज के वक्त ये जो सारे टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व करोगे, इन टेस्ट पेपर्स को घर पे आने के बाद फिर से रीचेक करो।
जब आप टेस्ट देते हो, टेस्ट तो जरूर दो। टेस्ट क्यों देना है? दो तीन चीजें हैं। टेस्ट सीरीज की वजह से आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे स्टडीज के लिए, ठीक है। आपको हर हफ्ते में एक टेस्ट देनी है, तो वो आपको प्रिपरेशन करना है फोर्सफुली, ठीक है। दूसरी बात, जब आप टेस्ट देते हो, टेस्ट देते वक्त आपके प्रिपरेशन के लूप होल सर्फेस पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि आपने ज्योग्राफी कवर किया है, बट देयर माइट बी अ केस कि कुछ सेक्शंस आपसे छूट रहे हैं, ठीक है, जो आपको मालूम नहीं कि सिलेबस में है। ये जो सारी चीजें छूट रही है, वो आपको टेस्ट सीरीज में पता चलेगी, क्योंकि जब उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चलेगा कि ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, टेस्ट देने के बाद आपकी बात खत्म नहीं होती। टेस्ट देने के बाद पेपर घर पे लेके आओ, जो गलत चीजें आपने की है वो देखो, आपने वो गलत क्यों मार्क किया है। समझ में आ रहा है? जब आप गलत चीजें देख रहे हो तो इसका मतलब आपको वो चीजें, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको आंसर मालूम है कि आंसर इज ए, आंसर ए है, बट जल्दबाजी में इंस्टेड ऑफ ए यू मार्क द बी। या कभी कभार आंसर इज डी, बट आप एक खुद के साथ एक सेल्फ डायलॉग होता है, जब आप एग्जाम हॉल में होते हो ना, खुद के साथ एक सेल्फ डायलॉग होता है कि व्हाट वाज द आंसर, चलो आंसर इज बी। आप बी बोलते हो बट यू मार्क द डी। ये सिली मिस्टेक्स होते हैं। सो डू चेक इफ यू आर हैविंग दीस काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स इन योर पेपर। तो ये सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो उनको रेक्टिफाई करने की भी आदत हमें डालना है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको लग रहा है कि ये कंसेप्ट इस तरीके से है एंड उसी बेसिस पे आपने आंसर मार्क किया, बट आंसर इज रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि दिस इज राइट बट आंसर इज रॉन्ग। नाउ आइडेंटिफाई व्हाई दिस आंसर इज रॉन्ग। तो इससे क्या होता है कि ये जो आपको कंसेप्ट थी, जो आपको मिसकंसेप्ट थी, या जो भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में जो लैक्यूनास थे, वो अब क्लियर होते हैं। क्योंकि आप जब पेपर देखते हो आपको पता चलता है कि यार इसका आंसर तो मुझे लग रहा था ये है, बट दिस इज द आंसर। सो इससे क्या होता है, आपका प्रिपरेशन फाइन ट्यून किया जाता है, फोकस्ड किया जाता है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज देना जरूरी है, ठीक है ना। अब हमने अप्रैल तक सारी चीजें पढ़ी है। नाउ यूर इन मई। मई में यू हैव अराउंड 30 days फॉर योर रिविजन, ठीक है। तो रिविजन के बाद आपको जो 30 days मिलेंगे, तो इन 30 days में फर्स्ट जो 15 days है, सो इन 15 days में आपको फर्स्ट रिवीजन करनी है, ठीक है। जो फर्स्ट रिवीजन आप करोगे, तो इस रिवीजन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अब तक देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, राइट नाउ इन मई, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें परसों का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट याद नहीं होता, तो दिसंबर में जो भी कुछ पढ़ा है, दिसंबर में जो भी हमने पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ा है, तो लक्ष्मीकांत का सिर्फ कवर ऑफ कलर हमें याद रहेगा अब तक, अप्रैल मई तक, ठीक है। कुछ चीजें दिमाग में रहेंगी क्योंकि क्लासेस भी आपको कंटिन्यूस होता है। तो उस केस में इन 15 days में फर्स्ट रिविजन में ज्यादा टाइम लगेगा एंड दैट इज ओके, ठीक है। रिविजन करते वक्त जो भी कुछ आपने अंडरलाइन किया है, उस उन अंडरलाइन चीजों को पढ़ो, ठीक है। पूरे 15 दिनों में सारे सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करना है। सो ये जल्दी जल्दी आपको करना है, ठीक है। देन उसके बाद 8 days में आपको सेकंड रिवीजन करनी है, and जो रिमेनिंग 7 days है, तो इन 7 days में आपको थर्ड रिवीजन करनी है। तो इस तरीके से ये जो 30 days है, तो इन 30 days को आपको 3 रिविजन्स में पूरा टाइम स्लॉट को डिवाइड करना है, ठीक है। एंड ये जो 3 रिविजन्स है, ये 3 रिविजन्स आपका पूरा प्रिपरेशन जो दिसंबर से आपने किया है, इसको कंसोलिडेट करेगा। क्योंकि जो भी कुछ आपने पढ़ा है, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, बार बार नहीं देखोगे, तब तक इसका कोई यूज नहीं होता। जो आप नोट्स बनाओगे, आई नो नोट्स बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में टाइम कम मिलता है, इफ पॉसिबल मैक्सिमम टॉपिक्स के नोट्स बनाओ। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, सेकेंड अटेम्प्ट तक ये सारे नोट्स आपके पास होने जरूरी है। स्पेशली ऑप्शनल के नोट्स बनाना क्रूशल है, क्योंकि ऑप्शनल का जो सिलेबस होता है वो डिटेल में होता है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, ऑप्शनल्स में क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हाईलाइट करो, उनके ऊपर नोट्स बनाओ। नोट्स बनाते वक्त माइक्रो नोट्स बनाओ, मैक्रो नोट्स मत बनाओ। माइक्रो नोट्स मतलब क्या, छोटा छोटा हैंड राइटिंग निकालो, ठीक है। जो भी कुछ आप लिख रहे हो, तो उसको छोटे छोटे हैंड राइटिंग में लिखो। उससे क्या होता है कि 2 पेजेस का मटेरियल एक ही पेज के ऊपर आएगा, ठीक है। जो नोट्स आपके 40 पेजेस में बनने वाले हैं, वो 20 पेजेस में ही खत्म हो गए। एक साइकोलॉजिकल भी होता है कि मुझे 20 ही पेजेस पढ़ने हैं, भले उसमें 40 पेजेस का मटेरियल है, बट एक साइकोलॉजिकल एक रिलीफ होता है कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग 40 पेजेस आई नीड टू रीड हार्डली 20 पेजेस। सो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब आप कम पेजेस पढ़ाओगे बनाओगे नोट्स में, तो जब उसको बार बार रिवाइज करोगे, तो वो बार बार जब रिवीजन की वजह से यू माइट हैव सीन
एक आपकी एक विजुअल मेमोरी होती है। एग्जाम में जब कभी भी आप आंसर लिखते हो तो आंसर लिखते वक्त यू माइट हैव ऑब्जर्व कि हमें एग्जाम में याद आता है कि ये डायग्राम पेज के अपर राइट कॉर्नर में थी, या ये डायग्राम पेज के लोअर कॉर्नर में थी, ये इस डायग्राम जो है इस कलर में थी। ये सारी चीजें हम देखते ही नहीं, फिर भी ये हमारे दिमाग में आता है जब आप एग्जाम लिखते हो। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी विजुअल मेमोरी भी काम करती है। जब आपके नोट्स आप बार बार देखोगे, देयर माइट बी अ केस कि भले कोई टॉपिक आप हर बार नहीं पढ़ रहे हो, कोई सेक्शन आप हर बार नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी आप उसको देख तो रहे, उससे ये चीजें आपके ब्रेन में स्टोर हो रही है। ये जो विजुअल मेमोरी है, ये विजुअल मेमोरी एग्जाम में काम आती है। ठीक है, सी आई जस्ट शेयर माय एग्जांपल। एमपीएससी का जो पेपर था, इनिशियल एमपीएससी जो है, अभी तो चलो ये सब्जेक्टिव हो चुके हैं, बट प्रीवियसली एमपीएससी का जो पेपर था ऑब्जेक्टिव पेपर था, राइट? तो ऑब्जेक्टिव जब मेंस थी, तो उस केस में जब मैंने अपेयर किया था, तो पूरा लक्ष्मीकांत का जो बुक है वो मैंने 20 पेजेस में समाप्त किया था। ठीक है, पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ना इज लाइक रीडिंग 20 पेजेस फॉर मी। ठीक है, ये जो 20 पेजेस के नोट्स है, मेंस जब मैं लिख रहा था, तो मेंस के वक्त मॉर्निंग में जीएस 1 का पेपर होता है, देन 2 घंटे का ब्रेक होता है, देन 2 घंटे के बाद आपका जीएस 2 का पेपर होता है। ठीक है, जीएस 2 एंड जीएस 1 में जो 2 घंटे का टाइम था, तो उस 1 घंटे में आप लंच वगैरह करते हो, थोड़ा सा रेस्ट करके, एंड रिमेनिंग 1 आवर में मैंने जो मेरे नोट्स है वो नोट्स मैंने रिवाइज किए। ठीक है, वो जो नोट्स थे वो नोट्स मैंने जस्ट अभी एग्जाम हॉल से पहले रिवाइज किए, एंड देन उसके बाद कुछ टाइम बाद, कुछ मिनट्स बाद में एग्जाम लिखने गया। एग्जाम लिखते वक्त ऐसा हुआ कि 3-4 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो इमीडिएटली अभी मैंने बाहर पढ़े एग्जाम हॉल के बाद, एंड वो वैसे के वैसे यहाँ पे एग्जाम में मुझे मिले। समझ में आ रहा है? एक एक पेपर में आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं कि जो आपके नोट्स में से डायरेक्टली आ रहे हैं, जो इमीडिएटली आपने बाहर पढ़ा है। ट्रस्ट मी, एक एक पेपर के 4 क्वेश्चन पकड़ो, 4 जीएस के पेपर के 16 क्वेश्चन होते हैं, तो आपका टोटल टैली कहाँ पे जाता है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाना बहुत क्रूशल है। मेंस जब आप लिखोगे, आपको पता नहीं कि मेंस क्या होती है। जब आप मेंस लिखते हो पागल होते हैं लोग। ठीक है, दिन में 6-6 घंटे लिखना पड़ता है, हाथ दर्द करता है, दोपहर का लंच प्रॉपर नहीं होता, शाम के वक्त नींद नहीं आती, एक तो प्रेशर होता है, एकदम ट्रिमेंडस प्रेशर होता है, इतना सारा पढ़ना होता है, इतना सारा टेंशन होता है। ठीक है, साल भर आप पढ़ते हो, एग्जाम के टाइम आपकी नींद कम होती है, एक प्रेशर बिल्टअप होता है, इनहेरेंटली होता है। ठीक है, प्रेशर को हैंडल करना है, नींद कॉम्प्रोमाइज होती है, दोपहर का लंच कॉम्प्रोमाइज होता है, दिन में आपको 6 आवर्स लिखना पड़ता है, ये फिजिकली स्ट्रेनिंग होता है, हार्डली 1-2 छुट्टियां बीच में मिलती है, तो साथ में वहां पे आपको में दूसरे पेपर का पढ़ना भी पड़ता है। आज आपने जीएस 1 जीएस 2 कवर किया, कल आपका जीएस 3 जीएस 4 का पेपर है, रात के समय एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा कल के पेपर के लिए, तो वो पढ़ना भी है, रात का डिनर करना है, सोना है, फ्रेश होना है, फिर से पेपर के लिए जाना है। ये बहुत टायरिंग प्रोसेस होती है, एंड उस वक्त जब आपके पास ये नोट्स होते हैं ना, ये बहुत हैंडी होते हैं। रिमेंबर, हम ये जो मेंस लिख रहे हैं ना, उस दिन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। आपका जो डी डे है ना, वो आपका मेंस के वक्त है, तो उस दिन के लिए आज आप प्रिपेयर करो। समझ में आ रहा है? सो एवरी, मैं हर एक लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में तो डेफिनेटली बच्चों को बोलता हूँ कि एवरी बिग अचीवमेंट इज अ सीरीज ऑफ अचीवमेंट्स। आईएएस बनना है तो रोज थोड़ा थोड़ा आपको आईएएस बनना है। जो आप मेंस लिख रहे हो, तो उस मेंस के लिए आपको प्रिपेयर करना है। जो आप प्रीलिम्स लिख रहे हो, प्रीलिम्स के लिए आपको यहाँ पे डेली प्रिपेयर करना है खुद को। समझ में आ रहा है? सो एक दिन में आप तेंदुलकर कोहली नहीं बनोगे, आपको थोड़ा थोड़ा रोज तेंदुलकर होना पड़ेगा, तो रोज थोड़ा थोड़ा आईएएस बनो। सो ये जो चीजें है ना, ये चीजें बहुत क्रूशियल है। सीज द डे, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड ये आपके प्रिपरेशन का प्लेटिनम पीरियड है। डोंट वेस्ट योर टाइम, प्रायोरिटाइज योर टाइम। मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटाइज कैसे करो, प्लान करो, ऑन पेपर लेके आओ। दूसरे लोगों के प्रायोरिटीज आपके शेड्यूल में नहीं घुसनी चाहिए। फ्रेंड को फोन लेना है, मोबाइल लेना है, आपका फालतू का टाइम वेस्ट करके आप लाइब्रेरी छोड़ के उसके साथ जेएम रोड में घूम रहे हो। नहीं नहीं, ये लो वो लो, आपका जो एक्स्ट्रा वाला नॉलेज है, नहीं नहीं तो ये आईफोन लो, ये वो लो, सैमसंग लो, अंकल लो, जी का असल है। ठीक है हाँ, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मत करो। कोई किसी के लिए नहीं रुकता है, आपका टाइम आपका है। फ्रेंड की शादी है तो छोड़ के नागपुर चले जा रहे हो, छोड़ के कोल्हापुर चले हो, डोंट डू दिस। कोई किसी की शादी किसके लिए नहीं रुकती, लोग बहुत प्लान्ड होते हैं। वो फ्रेंड आपको फोर्स करेगा, नहीं नहीं यार तू नहीं आएगा तो मैं शादी के लिए नहीं। अरे भाई, आगे का पूरा प्लान होता है उस बंदे का, आप खुद का टाइम मत वेस्ट करो। समझ में आ रहा है? लोगों की शादी करने जाओगे तो आपका होना मुश्किल है, आपकी होनी मुश्किल है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बी सेल्फिश विथ योर टाइम। समझ में आ रहा है? तो ये प्रायोरिटाइज करो, सारी चीजें प्रायोरिटाइज करो, ये बहुत क्रूशियल है समझना।
जो आपका टाइम है वेल प्लान रखो, जो आप रिविजन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, जो भी टाइम आपको मिल रहा है, स्टील द टाइम, टाइम छुरा होगा। स्टील द टाइम इज व्हाट, सपोज सर आने में 5 मिनट लेट है, इंस्टेड ऑफ चिट चैटिंग इन द क्लास, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा या जो भी कुछ आपके पास नोट्स होंगे उनको रिवाइज करो। बस में बैठे हुए तो बस में बैठे हुए टाइम पास कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ दैट नोट्स पढ़ो। सी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, आई प्रिपेयर्ड इन दिल्ली, सो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी, सो मेट्रो से जाता था, ठीक है। सो रूम से लेते हुए मेट्रो में जो भी कुछ टाइम मिलता था, आधे घंटे का या 20 मिनट का जो टाइम लगता था, उस टाइम में आई यूज्ड टू रिवाइज द थिंग्स, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि डेस्क के ऊपर ही पढ़ाई होती है, चलते जाते 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 भी पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि नोट्स आपने बनाए, सपोज आपने किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाए बट आपको टाइम नहीं मिला रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो वो रिविजन जो है नोट्स की, वो इसमें करो, ट्रैवलिंग करते वक्त करो। इवन जो 2 घंटे का टाइम होता था, ये 2 घंटे का टाइम भी हम अच्छी तरीके से यूज करते थे। सी व्हेन आई वाज इन दिल्ली, क्लासेस जब चलते थे, तो वन ऑफ माय फ्रेंड भी वो आंध्रा में आए थे, सो ही वाज देन अ डेप्यूटी कलेक्टर, रैंक फर्स्ट महाराष्ट्र में, प्रशांत नाम है उसका। सो वी यूज्ड टू प्रिपेयर टुगेदर, जीएस में हम साथ में थे, ठीक है। सो एक अच्छी आदत हमने डाली थी, 2 घंटे का लेक्चर होता है। सी जनरली 2 घंटे का जो लेक्चर होता है, तो उसमें क्या होता है, सर जो है, जो फैकल्टीज होंगे वो आपको पढ़ाएंगे, देन उसके बाद इफ पॉसिबल वो नोट्स डिक्टेट करेंगे, ठीक है। देन इस तरीके से आपका पूरा क्लास चलेगा, ठीक है। इन माय केस मैं डिक्टेट नहीं करता, क्योंकि मैं प्रॉपरली 2 घंटे पढ़ाता हूँ। जो डिक्टेशन की चीजें हैं वो मैंने ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में मैंने बनाई है, वो आपको मैं दे दूंगा बाद में। बट जनरली क्या होता है, या हमारे जो सर पढ़ाते थे, व्हाट दे यूज्ड टू डू, इनिशियली टीचिंग होगा, देन उसके बाद डिक्टेशन होगा। पढ़ाते वक्त सर विल टेल कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट वी यूज्ड टू डू, जब सर पढ़ाते थे तो उसी वक्त उसके रनिंग नोट्स बनाते थे, ठीक है। सपोज कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, ये क्या अच्छी आदत, मेरा एक दूसरा फ्रेंड है, वो महाराष्ट्र में आया है, तो उसने मुझे बताई थी कि जो क्लास में हम 2 घंटे का टाइम निकालते हैं ना, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि 2 घंटे हमारा अटेंशन 100% फैकल्टी के पास हो। कभी कभार ऐसा भी होता है, भले आप फिजिकली क्लास में बैठे हो बट यू आर थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, तो ये होता है। तो वो अवॉइड करने के लिए आपको खुद को एंगेज रखना जरूरी है। सो उस वक्त व्हाट वी यूज्ड टू डू, कि जैसे सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग सपोज एक एक टॉपिक है, चलो अर्थ का इंटीरियर, तो अर्थ के इंटीरियर में, तो अर्थ के इंटीरियर में 3 लेयर्स आते हैं, वी हैव क्रस्ट, वी हैव मैंटल एंड वी हैव द कोर। तो उसके बारे में सर पढ़ा रहे हैं, तो मैंने क्लास में आई टेल यू कि इसके ऊपर ये क्वेश्चन आया, डिसकंटिन्यूटीज के ऊपर ये क्वेश्चन आया, मेंटल के ऊपर ये क्वेश्चन आया, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसके नोट्स बनाओ, रनिंग नोट्स बनाओ। रनिंग नोट्स के बाद मैं डिक्टेशन दूंगा। जनरली डिक्टेशन जब देते थे सर, तो डिक्टेशन के वक्त हम डिक्टेशन में जो सर बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करते थे, ठीक है। सर पढ़ाते वक्त मैंने खुद के रनिंग नोट्स यहाँ पे बनाए। रनिंग नोट्स के बाद मैं सर जो डिक्टेट करते थे उसको मैंने लिख लिया। डिक्टेशन के वक्त तो ये धीरे धीरे सर डिक्टेट करेंगे सारे क्लास के लिए, ये धीरे धीरे प्रॉपरली डिक्टेट होगा। डिक्टेशन के वक्त सर बताएंगे, या ऑलरेडी सर ने बताया होगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करो। इस तरीके से 2 घंटे का क्लास खत्म करो। क्लास खत्म होने के बाद, एक तो बड़ा क्लास होता है, जनरल यूपीएससी के क्लासेस जो बड़े होता है, सो बाहर जाने में 5-10 मिनट का टाइम लगता है। सारे लोगों को बाहर जाने की जल्दी होती है, एक ही डोर होता है, ठीक है। तो सारे लोगों को बाहर जाने की जल्दी होती है, तो उस 5-10 मिनट्स में जो भी 4-5 पेजेस क्लास में 2 घंटे में पढ़ाए, उनमें जो अंडरलाइन की हुई चीजें हैं उसको रैपिडली रिवाइज करो। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, इनिशियली सर जब पढ़ा रहा है तो हमने रनिंग नोट्स बनाए, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जब सर ने डिक्टेशन दिए, तो डिक्टेशन के वक्त मेरी फर्स्ट रिवीजन हुई, क्योंकि रनिंग नोट्स के फॉर्म में मैंने ऑलरेडी ये समझ लिया है। डिक्टेशन के वक्त मेरी फर्स्ट रिवीजन हुई, डिक्टेशन लेते वक्त मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिर से अंडरलाइन भी किया। जब क्लास खत्म होता है, तो क्लास खत्म होने के बाद सारे जब बच्चे बाहर निकलते हैं, तो उस 5-10 मिनट में जो भी 4-5 पेजेस सर ने लिख के दिए हैं, तो उसमें से सिर्फ अंडरलाइन पढ़ो। एंड पूरा जो सब्जेक्ट है या जो पूरा टॉपिक है, 2 घंटे का जो टॉपिक है, उसको फिर से रिवाइज करो। यहाँ पे मैंने 2 बार रिवाइज किया। समझ में आया? रिमेम्बर, जो टॉपर्स होते हैं ना, उनको भी 24 आवर्स होता है, और जो नॉन क्वालिफाइंग कैंडिडेट होता है उसको भी 24 आवर्स होते हैं। उस 24 आवर्स का आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करते हो, वहां पे आपकी गेम डिसाइड होती है।
2 घंटे बाकी के लोगों के लिए भी थे, 2 घंटे हमारे लिए भी थे, बट उन 2 घंटे का अच्छी तरीके से बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन जो करेगा वो अच्छे मार्क्स लाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो छोटी छोटी आदतें होती है ना, ये बहुत अच्छे रिवार्ड्स आपको देखे जाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि गुड हैबिट्स आर द गुड सर्वेंट्स। जो अच्छी आदतें होती है दे आर गुड सर्वेंट्स। तो ये जो अच्छी आदत है वो डालो, क्योंकि 2 घंटे का जो टाइम है या जो 2 घंटे का लेक्चर है उसको आपको अच्छी तरीके से आप समअप करोगे। जब क्लास से आप घर पे जाओगे, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू माय रूम लाइक आफ्टर द क्लासेस, सो आई यूज्ड टू थिंक यार सर ने ये चीज ऐसी पढ़ाई थी, ये हायरार्की में ये चीजें ऐसे बताई थी कि और के इंटीरियर में ये सारी चीजें होती है, डिसकंटिन्यूटीज मतलब दिस थिंग, सिस्मिक वेव्स के बारे में सर ने ये डिस्कस किया था। तो ये जो सारी चीजें होती है, ये फिर से आप जब रिवाइज करोगे घर पे जाने के बाद उसको शाम बैठने के बाद फिर से उसको पूरा डिटेल में पढ़ो। जो आपने रनिंग नोट्स बनाए उनको भी डिटेल में पढ़ो और जो डिक्टेशन दिया उसको भी डिटेल में पढ़ो। इससे होता क्या है, जो भी कुछ आपने पढ़ा है वो आप एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करते हो। फर्स्ट रनिंग नोट्स बनाते वक्त या डिक्टेशन के वक्त, सेकंड क्लास खत्म होने के बाद एंड थर्ड घर जाने के बाद। इस तरीके से प्रिपेयर करो। टाइम इसमें उतना ही लगेगा जितना नॉर्मल लोगों को लगता है, बट इस टाइम में आप 2-3 बार उसी टॉपिक को रिवाइज करते हो और उसको अच्छी तरीके से समझते हो। So to best way to prepare is to restructure and recollect the things. जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो डोंट डायरेक्टली रन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जस्ट रिवाइज द टॉपिक एंड देन मूव अहेड। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो ये लिंकेजेस, ये स्ट्रक्चरिंग, ये हायरार्की आपके ब्रेन में डेवलप नहीं होगी एंड विच इज ऑफ नो यूज। सिर्फ आप पढ़ने में कोई मतलब नहीं है बॉस, सिर्फ रीड करने में मतलब नहीं है। जस्ट ट्राई टू लर्न द थिंग्स, मग अप द थिंग्स एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, मगअप तो चलो हम बाद में करेंगे रिवीजन के बाद, बट एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो पेपर है, तो उस ज्योग्राफी में आप देखोगे तो इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पेपर जो आता है या जो क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चंस 2-3 टाइप से आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हो गए जो मेजरली क्वेश्चंस होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए, कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, देयर आर सम क्वेश्चंस जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं एंड सम क्वेश्चंस आर करंट बेस्ड क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के बेस्ड होते हैं। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होंगे, कुछ फैक्चुअल होंगे, कुछ करंट बेस्ड होंगे एंड कुछ क्वेश्चंस मैप बेस्ड होंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कंसेप्चुअल इन नेचर। ठीक है, कंसेप्चुअल नेचर मतलब क्या, तो कोई भी कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल जेट स्ट्रीम्स फॉर्म कैसे होते हैं, मॉनसून फॉर्म कैसे होता है, इसके ऊपर एक कंसेप्ट है। एल नीनो ला नीना क्या होता है, इंडियन ओशन डाइपोल मॉनसून सर्कुलेशन को किस तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, या प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जब होता है तो ये किस वजह से होता है, किस तरीके से होता है, तो कल किस टाइप के लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, ये सारे कंसेप्ट्स है। या अर्थ का रिवोल्यूशन हो रहा है अराउंड द सन, तो ये रिवोल्यूशन होते वक्त क्या इफेक्ट होता है अर्थ के ऊपर, सीजन्स कैसे डेवलप होते हैं, डे एंड नाइट में जो वेरिएशन आता है ये किस वजह से आता है, ये सारे कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। The variation in the length of daytime and nighttime from season to season are due to. So ये जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी के जो बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, so this is because of the revolution of the earth on its tilted axis. So because of this we have the variation in the daytime and night time. ठीक है, now दूसरे क्वेश्चंस होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस। फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब कुछ फैक्ट्स होते हैं, लाइक नॉर्थ इंडियन प्लेन की जो लेंथ है, टोटल लेंथ है 3200 किलोमीटर्स, आउट ऑफ विच 2400 किलोमीटर लाइज इन इंडिया, रिमेनिंग इज इन पाकिस्तान। या जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की टोटल लेंथ है 1600 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स होते हैं, इन फैक्ट्स के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। या कुछ डेटा आपको मगअप करना है, पॉपुलेशन का डेटा है या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का डेटा है या इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा है, तो ये डेटा आपको मगअप करना पड़ेगा। तो इन फैक्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं these are called as factual questions. ठीक है, then there are some questions जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चंस मतलब एक टाइप, ये टाइप आता है कि which one of the following pairs of islands is separated from each other by the 10-degree channel. So answer is Andaman and Nicobar। जो 10-degree channel होता है, this is nothing but the 10-degree north latitude which separates North Andaman and
निकोबार आइलैंड। सो इस टाइप का एक क्वेश्चन है। या दूसरे केस में आपको यूपीएससी एक इंडिया का मैप देगी, इस इंडिया के मैप के ऊपर कुछ रीजन्स हाईलाइट किए जाएंगे, एंड ये जो हाईलाइटेड रीजन्स है, तो इन हाईलाइटेड रीजन्स के ऊपर किस टाइप की सॉइल या किस टाइप का फॉरेस्ट मिलता है ये पूछा जाएगा। लाइक यहाँ पे ये एरिया हाईलाइट किया, सो विच काइंड ऑफ अ सॉइल इज दिस, दिस इज अ ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, इस रीजन में आप देखोगे तो हियर वी हैव अ अलुवियल सॉइल। समझ में आ रहा है? ये कुछ पीक्स पूछ लिए, सपोज यहाँ पे ए बी सी डी ऐसा लिखा है, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ए, या ए में कौन सा पीक है। सो इफ यू गो थ्रू द हिमालयस, हिमालयस में अलग अलग पीक्स आते हैं, एवरेस्ट, मकालू, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नामचा पर्वा, लोत्से 1, लोत्से 2, बहुत सारे पीक्स आते हैं। ये जो पीक्स है, आउट ऑफ दीज पीक्स ए बी सी डी कुछ पीक्स आपको हाईलाइट किए जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या थर्ड केस में आपको 4 सिटीज दिए जाएंगे, उनका नॉर्थ साउथ सीक्वेंस पूछा जाएगा। इस टाइप का ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान में जो जयपुर, उदयपुर वगैरह जो सिटीज है, अजमेर वगैरह, ये 4 सिटीज दिए थे, उनका नॉर्थ साउथ सीक्वेंस पूछा था। या दूसरे केस में विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द बाउंड्री विद द अनदर कंट्री, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इस साल का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखो, अफगानिस्तान को टच करने वाले जो कंट्रीज है, कौन से कंट्रीज है, ये क्वेश्चन पूछा है। सो एन नंबर ऑफ वेज में मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे टू नासिक, ठीक है, तो किस हाईवे के ऊपर से आप पास हो रहे हो, तो हाईवे नंबर पूछा जा सकता है। ऑलरेडी ये पूछा है क्वेश्चन, NH50 जो पुराना वाला नंबर है, तो NH50 कनेक्ट्स विच अमंग द फॉलोइंग 2 सिटीज, ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी का क्वेश्चन है। सो पुणे नासिक हाईवे, तो ये जो सारे क्वेश्चंस है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस इस तरीके से अलग अलग फॉर्म्स में पूछे जा सकते हैं। या थर्ड या नेक्स्ट फोर्थ केस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो ज्योग्राफी से लिंक्ड होते हैं। सो करंट में कुछ चीजें हो रही है, ठीक है, तो गैम्बिया में देखो एक न्यूज है कि गैम्बिया में एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उन्होंने कुछ कुछ इशू हुआ है वहां पे, जो कफ सिरप्स थे तो उनके रिगार्डिंग। ये जो गैम्बिया है, तो गैम्बिया कहाँ पे है, देखो इट्स वेस्ट एशियन, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, तो सराउंडिंग रीजन देखो। या यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, तो कर्च सी के बाद रिगार्डिंग एक परसों एक न्यूज आई थी, देखो कर्च पेनिनसुला को रशिया के साथ कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो चुका है बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ दैट ट्रक। ठीक है, ये न्यूज में है, सारी चीजें न्यूज में है। ठीक है, तो ये कर्च पेनिनसुला कहाँ पे है ये देख लो। जो सारी न्यूज में चीजें है ना, जो न्यूज में हैपनिंग हो रही है, या न्यूज में कुछ किसी रीजन में, सपोज आइवा नाम का एक टोर्नाडो आ रहा है जो यूएस को अफेक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा। यूएस का फ्लोरिडा जो स्टेट है, ये जो टोर्नाडो सॉरी हरिकेन है आइवा, तो उसकी वजह से वो एरिया अफेक्ट होता है। तो हरिकेन्स के बारे में या उस रीजन के बारे में देखो, तो ये जो है ना, ये करंट अफेयर्स में करने वाली चीजें होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीलिम्स में। क्लियर? ठीक है, प्रीलिम्स में ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, नाउ विल मूव टू द मेंस। मेंस में क्या है? मेंस में जब आप आते हो, तो इफ यू गो थ्रू द सिलेबस, इट सेज salient features of the world's physical geography, which includes geomorphology, climatology, oceanography, environmental geography and biogeography. So ये सारे सेक्शंस आते हैं अगेन यहाँ पे भी। ठीक है, तो उसके बाद distribution of key natural resources across the world, including the South Asia and the Indian subcontinent. ठीक है, so ये जो अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज इज व्हाट, रिसोर्स मतलब कोई भी चीज जो नेचुरली मिलती है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हम इकोनॉमिक प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल इज अ रिसोर्स जहां से हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। मिनरल्स आर द रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है? देन उसके बाद फॉरेस्ट, दीज आर द रिसोर्सेज। सो ये जो रिसोर्सेज है वर्ल्ड में, तो उनका हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखना है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी and tertiary sector industries in various parts of the world, including India. ठीक है, so ये जो अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स में, तो इन इंडस्ट्रीज के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, लाइक ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, मार्केट होता है, कैपिटल होता है, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, तो उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज मतलब क्या? प्राइमरी सेक्टर इज व्हाट?
राइट, एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह. व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर? इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. एंड टर्शियरी इज अ सर्विस सेक्टर. तो ये जो सारे सेक्टर्स है, तो इन सेक्टर्स में जो अलग अलग टाइप्स के इंडस्ट्रीज होते हैं, तो इन इंडस्ट्रीज के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है यहाँ पे. ठीक है. देन उसके बाद इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन्स एटसेट्रा. अब ये टॉपिक हम यहीं पे कवर करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में. ये सारे जो अर्थक्वेक्स, वोल्केनो, सुनामी वगैरह जो सेक्शन है वो ऊपर ही कवर करता है. ठीक है. देन उसके बाद geographical features and their location, changes in the critical geographical features including water bodies and the ice caps. ठीक है. And in flora, fauna and the effects of such changes. Now what is this topic talking about? Geographical features मतलब अर्थ के ऊपर जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स वगैरह बनते हैं, तो इनको हम बोलते हैं जोग्राफिकल फीचर्स. फॉर एग्जांपल यू हैव माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, देन यू हैव आइस कवर्ड रीजन्स, यू हैव वाटर बॉडीज. ये जो रीजन्स हैं, तो उनके ऊपर जो चेंज हो रहा है, अब ये जो चेंज है, दिस टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज. ठीक है. चेंज इन द क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स, दिस टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज. सो क्लाइमेट चेंज का ज्योग्राफी के ऊपर या जो फीचर्स है जोग्राफिकल फीचर्स, तो उनके ऊपर जो इफेक्ट होता है, this effect is called as the this effect is nothing but this section. It changes in the critical geographical features. Then उसके बाद flora. Flora मतलब vegetation, plants के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. Fauna मतलब animals, animals के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है, which is nothing but the climate change and उसका इफेक्ट क्या होता है. ठीक है. So एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में क्रायोस्फीयर के रिगार्डिंग. क्रायोस्फीयर इज नथिंग बट दिस आइस कैप. ठीक है. तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है. क्लियर, समझ में आ रहा है. इस साल का मेंस का क्वेश्चन देखो, रबर इंडस्ट्रीज के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि ये रबर इंडस्ट्रीज कौन से एरिया में होते हैं, कौन से कंट्रीज है रबर इंडस्ट्रीज में प्रोमिनेंट है, और उनके एनवायरमेंटल इश्यूज बताओ. तो ये टॉपिक किस नेचुरल रिसोर्सेज के टॉपिक से आता है. देन एक दूसरा क्वेश्चन था इस साल के मेंस में, टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स. प्राइमरी रॉक्स का ये टॉपिक यहाँ से आता है फिजिकल ज्योग्राफी से. ठीक है. उनके टाइप्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. ये इस साल का जो लास्ट मंथ में या इस मंथ में, लास्ट मंथ में आ गया जो मेंस हुई, तो उस मेंस के क्वेश्चंस है. समझ में आ रहा है. तो सिलेबस से ही ये क्वेश्चन जाएंगे मेंस में. प्रीलिम्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि सिलेबस एक लाइन में खत्म होता है. दे कैन आस्क यू एनीथिंग इन प्रीलिम्स, बट उसको भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो. मेंस में ये थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि सिलेबस डिटेल में होता है. समझ में आ रहा है. क्लियर. ठीक है. देन नेक्स्ट, ज्योग्राफी जो है वो मेंस में जब आप देखते हो, तो मेंस में वेटेज कितना आता है मार्क्स का. ठीक है. तो GS1 में आउट ऑफ 250 मार्क्स ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट 100 मार्क्स. इवन इस साल का भी जो पेपर है GS1, तो ये डिराइव किया जाएगा या जनरली किया जाता है ज्योग्राफी से, क्योंकि इस साल के पेपर में भी अराउंड 100 मार्क्स थे ज्योग्राफी से. ठीक है. तो इसका मतलब आपका जो GS1 का पेपर है, GS1 का ऑलमोस्ट 40% हिस्सा ज्योग्राफी से कवर होता है. आई थिंक वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन भी नहीं था इस साल के पेपर में GS1 में. तो ज्योग्राफी का जो वेटेज है ये मोर और लेस कांस्टेंट रहता है. ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है GS1 में. ठीक है. सो 40% इन GS1. इसी ज्योग्राफी जो है ये ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है. भले ये डायरेक्टली किसी भी टॉपिक से या किसी भी GS के पेपर में नहीं आ रहा हो, फिर भी ये इनडायरेक्टली लिंक्ड होता है. फॉर एग्जांपल लुक एट पेपर 2. वहां पे आपको IR लिखना है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज. इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज एंड उनके इश्यूज मालूम होने के लिए हमें ज्योग्राफी मालूम होना जरूरी है. ठीक है. सर्करी की इशू क्या है, या बांग्लादेश के साथ साथ हमारे एनक्लेव्स का इशू क्या है, काला पानी का जो इशू है नेपाल के साथ, वो मालूम होने के लिए काला पानी हमें लोकेट करना चाहिए मैप में या एटलस में. ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए. इवन पेपर 2 में भी IR समझने के लिए हमें ज्योग्राफी मालूम होना जरूरी है. या इंडियन ओशन का जो जियो पॉलिटिक्स है, चाइना का इंटरेस्ट इंडियन ओशन में बढ़ रहा है, तो जस्ट टू काउंटर दैट आपको इंडिया कौन से स्ट्रेटेजीज बना रहा है, 2 pronged स्ट्रेटेजी क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए. तो उसमें कौन से आइलैंड्स है, कौन से कंट्रीज के साथ इंडिया ने टाई अप किया है, ये मालूम होना जरूरी है. ये मालूम होने के लिए ज्योग्राफी फिर से मालूम होना चाहिए. ठीक है. सो पेपर 2 में भी ज्योग्राफी का रेलेवेंस आता है. देन पेपर 3, इन पेपर 3 GS3 का जो पेपर आता है, तो उसमें यू हैव एनवायरमेंट, you have disaster management, then you have agriculture,
देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज, एयरवेज, ये सारा इकोनॉमिक्स में भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है, एनवायरमेंट ज्योग्राफी का ही हिस्सा है, डिजास्टर मैनेजमेंट इज नथिंग बट द ज्योग्राफी, जो ऑप्शनल में कंटेम्परेरी इश्यूज नाम का टॉपिक आता है पेपर 2 में, तो दिस इज नथिंग बट द डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह टॉपिक आता है, देखो पेपर 3 में, सो एग्रीकल्चर भी ज्योग्राफी से लिंक्ड है। तो ये जो सारे टॉपिक्स है, तो इन टॉपिक्स के ऊपर 15 मार्क्स आते हैं। सो GS1 के 100 मार्क्स एंड GS3 के 50 मार्क्स। सो आउट ऑफ 1750 मार्क्स, 150 मार्क्स ज्योग्राफी से आते हैं। जैसे मैंने आपको इनिशियली आते वक्त ही बताया था कि ज्योग्राफी का वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। देन उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये तो बहुत पुराने, चलो इस साल का पेपर कंसिडर जब हम करेंगे, क्वेश्चन था इस साल के जीएस में कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्राइमरी रॉक्स एंड एक्सप्लेन या डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इस टाइप के क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम टैकल कैसे करते हैं? ठीक है, सी मेंस में आंसर राइटिंग करना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग किस तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, आंसर राइटिंग जब आप कर रहे हो तो आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करो? डोंट डायरेक्टली जंप इनटू द आंसर राइटिंग, बस दिमाग में है नहीं तो वो पेपर पे कैसे उतरेगा? ठीक है, तो एटलीस्ट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सपोज ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी आप पढ़ रहे हो, 2-3 टॉपिक्स आपने प्रिपेयर किए, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन्स के बारे में आपने पढ़ा, मानसून के बारे में पढ़ा, 2-3 टॉपिक पढ़ो एंड वो 2-3 टॉपिक पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर में उन टॉपिक्स के ऊपर जो भी कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे या जो नेट पे आपको इंटरनेट पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस ले लो एंड उसको लिखो। इनिशियली आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, सो इन दैट केस आप बुक सामने लेके लिख सकते हो, इनिशियली मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, 2-3 आंसर्स लिख लो, चेक करके लो, जो फीडबैक आता है उसको उसको उसके ऊपर काम करो एंड इम्प्रोवाइज करो एंड देन धीरे 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 आंसर राइटिंग करो। जब आप मेंस लिखते हो तो डेली आंसर राइटिंग करना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज होना एंड उस नॉलेज को स्पेसिफिक वर्ड्स में राइट करना, लिखना, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। समझ में आ रहा है? कभी कभार ऐसा होता है मेंस में हमें कुछ बहुत ज्यादा मालूम होता है, तो हम थोड़ा सा इमोशनल होके इंस्टेड ऑफ राइटिंग 250 वर्ड्स वी राइट 300 वर्ड्स। जो एक्स्ट्रा 50 वर्ड्स आप लिख रहे हो ना, वो आपको पेनलाइज तो किए जाएंगे यूपीएससी के मार्किंग में। दूसरी बात, जो 50 वर्ड्स आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो वो टाइम आपका कंपेंसेट करना, या टाइम आपको कम मिलेगा बाकी के क्वेश्चंस के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपके नॉलेज का, जो राइटिंग में आपको दिखाना है, तो इसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। नॉलेज होना अलग बात है, उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करना पेपर में, दैट इज ऑल टुगेदर बॉल गेम। मैं बोल रहा हूँ, इसलिए डेली आंसर राइटिंग करना जरूरी है। आंसर्स लिखते वक्त जो कीवर्ड आता है क्वेश्चन का, डिस्कस, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट, इलैबोरेट, एनालिस्ट, क्रिटिकली इवैल्यूएट, ये जो वर्ड्स है इसका मीनिंग समझो। हर एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग होता है, ये आपको मालूम होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? देन उसके बाद आंसर लिखो। आंसर लिखते वक्त we know that there are three what can I say, three components of the answer के। we have introduction, ठीक है, then we have body and then we have the conclusion। ठीक है, so introduction लिखते वक्त suppose यही टॉपिक है कि discuss the types of the प्राइमरी रॉक्स एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करो। ठीक है, अब ये प्राइमरी रॉक्स क्या होता है? सी 150 वर्ड्स में हमें लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ डेफिनेशन वगैरह आप लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन शुड नॉट एक्सीड मोर देन 3 to 4 लाइंस, उससे ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो 3-4 लाइन में प्राइमरी रॉक्स के डेफिनेशन लिख ली कि प्राइमरी रॉक्स आर नथिंग बट द इग्नियस रॉक्स वगैरह वगैरह वगैरह, दीस आर आल्सो कॉल्ड एज द पैरेंट रॉक्स, व्हाई, ये भी लिखो। 2-3 स्टेटमेंट में ये बात खत्म करो। ठीक है, देन कम टू द बॉडी। सो बॉडी में क्या आना चाहिए? बॉडी में टाइप्स आने चाहिए एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ द, सिंपली लिखो यहाँ पे टाइप्स। सो टाइप्स 2-3 बेसिस पे हम क्लास निकालेंगे। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, दे हैव इंट्रूसिव रॉक्स, दे हैव एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका वी हैव एसिडिक एंड वी हैव बेसिक igneous rocks. On the basis of crystal size we have phanerite, aphanerite, amatonoidal, pumice वगैरह वगैरह, अलग अलग टाइप के रॉक्स होते हैं।
So this is the type. This is the one section of the body. In another half, we need to explain the characteristics. So characteristics यहाँ पे लिखो directly characteristics, first characteristics, second, third. So इस तरीके से आंसर लिखो. Try to write your answers in point format. Personally, I feel this is the better way to represent your knowledge. क्योंकि जब आप well thought होते हैं, well prepared होते हैं, तो आप सीक्वेंस में एंड पॉइंट वाइज कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं. समझ में आ रहा है? ठीक है. जब मैंने फर्स्ट मेंस लिखी थी मेरे, तो उस वक्त इतनी सारी चीजें मालूम नहीं थी. तो आंसर जब लिखा था तो ये पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा था. एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट मेंस लिख रही थी, तो उस वक्त हमें दो ऑप्शंस थे, पॉल साइंस और ज्योग्राफी. दोनों मेरे ऑप्शंस बहुत बड़े थे. ठीक है. साइमल्टेनियसली जीएस का क्लास, ऑप्शनल का क्लास, दिन में 6 घंटे क्लासेस ही होते, तो टाइम कम मिला था. ठीक है. आंसर राइटिंग मैंने बहुत कम किया था, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही था. ठीक है. तो इनिशियली आई यूज्ड टू राइट लाइक पैराग्राफ्स. ठीक है. पैराग्राफ के फॉर्म में मैंने आंसर्स लिखा था फर्स्ट मेंस में. बट सेकंड अटेम्प्ट में मेरे एक फ्रेंड है जो मैंने आपको बता दिया कि महाराष्ट्र में अभी आया है, तो उसने मुझे एक बात बताई थी कि पॉइंट वाइज लिख. पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है कि आपकी क्लैरिटी समझ में आती है एग्जामिनर को. Examiner is not going to read each and every word of your answer. He's just trying to identify कि इसको क्या बोलना है, इसको क्या क्या मेजर पॉइंट्स बोलने हैं. तो मेजर पॉइंट्स लिखो, उनको अंडरलाइन करो. जैसे टाइप्स अंडरलाइन करो, कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरलाइन करो कि these are the rocks जिनमें फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, सो अंडरलाइन की फॉसिल्स नहीं मिलते. या दूसरे केस में these are the rocks जिनमें क्रैक्स हो सकते हैं, उनमें पोरस नहीं होती, पोरोसिटी नहीं होती. So these rocks are less affected by the chemical weathering. So underline this point, less affected by the chemical weathering. इससे क्या होता है, एक तो पॉइंट वाइज लिखने की वजह से कम वर्ड्स में आप ज्यादा बोल सकते हो. दूसरी बात, आप कीवर्ड को अंडरलाइन जब करते हो तो आपका आंसर हाईलाइट होता है. योर आंसर इज योर फेस, योर आंसर इज योर पर्सनैलिटी. सो इसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करो. जहां पे पॉसिबल है वहां पे डायग्राम्स निकालो. जैसे जो रबर इंडस्ट्रीज है उनके बारे में क्वेश्चन था. विंड एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का, उसका स्पेशल एक्सटेंट कम क्यों है, उसका रिगार्डिंग क्वेश्चन था. तो इंडिया का मैप बनाओ, कहाँ कहाँ पे ये विंड एनर्जी जनरेट की जाती है, कहाँ पे हो सकती है, इसके बारे में बताओ. रबर इंडस्ट्रीज दुनिया में कहाँ पे मिलते हैं, तो उसका वर्ल्ड मैप बनाओ, उसको बॉक्स करो और उस वर्ल्ड मैप पे दिखाओ कि यहाँ पे होता है रबर का प्रोडक्शन. ये सारी चीजें हाईलाइट करो. ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ना ज्योग्राफी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आप 10 वर्ड्स में बोलना चाहते हो ये डायग्राम बोल सकती है. एंड एग्जामिनर को पता चलता है कि इस बंदे को मालूम है, तो ये सारा पढ़ता, ये पूरा नहीं पढ़ता. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 4 मार्क्स, ही विल ऑफर यू 5 मार्क्स जस्ट टू जस्ट बाय रीडिंग या जस्ट बाय सीइंग दिस मैप या डायग्राम बना. समझ में आ रहा है? या पाई चार्ट है सपोज, वर्ल्ड में जो रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है थाईलैंड से, देन उसके बाद मलेशिया से, देन फोर्थ में आता है इंडिया. तो इस तरीके से पाई चार्ट बना दो, कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करो, इसके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं. एंड ये रेलेवेंट होना चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी कि सर ने बोला ज्योग्राफी की ना डायग्राम जरूर कि हर आंसर में डायग्राम आनी चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी, इट शुड बी रेलेवेंट. समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन राइट योर आंसर. कंक्लूजन में जब आप आते हो तो कंक्लूड करते वक्त आप इस आंसर में एक तो आप कोई भी पॉजिटिव सॉल्यूशन दो या वे फॉरवर्ड क्या है. जैसे इंडिया के केस में विंड एनर्जी का क्वेश्चन है, तो विंड एनर्जी हमारे लिए क्रूशियल क्यों है, ये कंक्लूजन में डालो. ये जो रॉक का टॉपिक है, तो ये प्राइमरी रॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें मेटालिक मेटल्स मिलते हैं, मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं. ये जो रॉक्स होते हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंस है, तो इस इंपॉर्टेंस के बारे में लिखो इन कंक्लूजन पर. कंक्लूजन करते वक्त कंक्लूजन में कोई भी निगेटिव चीज मत एक्सप्लेन करो. ठीक है. कंक्लूजन लिखते वक्त ये पॉजिटिव कनोटेशन में ही खत्म होना चाहिए, या क्वेश्चन मार्क में मत एंड करो कि व्हाट डू यू थिंक. nobody is going to think. You have been asked a question, so you need to answer that now. So what do you think? या इंडिया पाकिस्तान इश्यू सॉल्व नहीं होगा डॉट 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 डॉट. डोंट डू दिस. सो ये जो कंक्लूजन आप लिखते हो, ये नेगेटिव इंप्रेशन बता रहा है. यू आर ऑफिसर, यू आर गोइंग टू बी ऑफिसर, सो उस लेवल की मैच्योरिटी वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे. समझ में आ रहा है? क्लियर? सो इस तरीके से आंसर राइटिंग करो. क्लियर? ठीक है. सो ये कुछ क्वेश्चन है, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर. अब आपको मालूम होना चाहिए
कि डिस्कस का मीनिंग क्या है, एक्सप्लेन का मीनिंग क्या है, या ब्रिंग आउट द एसोसिएशन बिटवीन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन एंड द अर्थक्वेक्स वोल्केनोस, इसको कैसे टैकल करना है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएंगी। आपको मालूम होना चाहिए कि एक पेज में आपके कितने वर्ड्स आते हैं आंसर राइटिंग में। समझ में आ रहा है? जो आपका पेपर होता है तो उस आंसर शीट के ऊपर एक पेज के ऊपर आप कितने वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में आई यूज्ड टू राइट 100 to 110 वर्ड्स इन वन पेज। सो एक पेज के ऊपर 100 या 110 वर्ड्स मेरे आ रहे हैं, तो 150 वर्ड्स के लिए आई नीड टू राइट अराउंड 1.5 पेज। 250 वर्ड्स के आंसर के लिए आई नीड टू राइट 2.5 पेजेस, ठीक है। तो ये आपको रफ आइडिया होनी जरूरी है, ये प्रैक्टिस से ही होता है, ठीक है। क्लियर? सो देन अर्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ये बिग बैंग थ्योरी वगैरह वगैरह ये बाद में आपको बताऊंगा। और टाइम बीइंग अर्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसकी ज्योग्राफी हमें पढ़नी है। ये जो अर्थ फॉर्म होती है, तो ये अर्थ इनिशियली एक लावा का फायर बॉल था, ठीक है। एक लावा का फायर बॉल था जो धीरे धीरे ठंडा हो चुका है। प्रेजेंट डे में जो अर्थ है वो फॉर्म हुई है, ठीक है। ये जो अर्थ है, इस अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे फॉर्म हुआ था। ये जो अर्थ है, ये अर्थ जब ठंडी हो रही थी, व्हेन अर्थ वाज कूलिंग डाउन, तो कूलिंग डाउन के प्रोसेस में जो एनर्जी है या जो गैसेस थे वो गैसेस बाहर निकलने लगे। अर्थ जो फॉर्म हुई थी, तो उस अर्थ के फॉर्मेशन के बाद अर्थ के इंटीरियर में अलग अलग टाइप के गैसेस थे। इवन टिल डेट आल्सो वी हैव सो मेनी गैसेस इन द अर्थ इंटीरियर, ठीक है। ये जो गैसेस रिलीज हुए उसको हम बोलते हैं डी गैसिंग। सो जो लावा का फायरबॉल था, जैसे जैसे वो ठंडा होता चला गया, वो कॉन्ट्रैक्ट होते चला गया, जो गैसेस थे हॉट गैसेस वो निकलने लगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी गैसिंग। तो डी गैसिंग की वजह से ये एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ। जो गैसेस बाहर निकलने लगे वो गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में पकड़ के रखे एंड वहां पे फॉर्म हुआ एटमॉस्फेयर। सॉरी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने पकड़ के रखा। जो गैसेस बाहर निकल रहे थे वो गैसेस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने पकड़ के रखे एंड वहां से फॉर्म हुआ एटमॉस्फेयर। एंड ये एटमॉस्फेयर बाद में जैसे जैसे अर्थ के ऊपर लाइफ आया, तो लाइफ के बाद फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ एंड ये एटमॉस्फेयर मॉडिफाई होते चला, ठीक है। देन उसके बाद लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कैसे फॉर्म हुआ। अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है विच इज कॉल्ड एज अ क्रस्ट और लिथोस्फीयर, ये कैसे फॉर्म हुआ। जैसे जैसे अर्थ फॉर्म कूल डाउन होते चलिए, वैसे वैसे जो हेवियर मटेरियल था वो हेवियर मटेरियल अंदर जाने लगा, जो लो डेंसिटी मटेरियल है वो बाहर रहने लगा। एंड उस वजह से अर्थ में लेयर्स फॉर्म हुए, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। कोर की जो डेंसिटी है, इनर मोस्ट जो पार्ट है अर्थ का, तो उसकी डेंसिटी मैक्सिमम है, इज क्लोज टू द 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटर जो है अर्थ का, तो वहां पे ये डेंसिटी इंक्रीज होती है टिल 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जो आउटर मोस्ट लेयर है विच इज कॉल्ड एज अ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में डेंसिटी होती है 2.7 से 3.3 ग्राम के आसपास, ठीक है। नाउ ये जो डेंसिटी डिफरेंस है, तो इस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से अर्थ में अलग अलग लेयर्स फॉर्म हुए एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशिएशन प्रोसेस अर्थ में अलग अलग लेयर्स फॉर्म हुए, ठीक है। एंड देन हाइड्रोस्फीयर। ये हाइड्रोस्फीयर मतलब जो ओशंस है, ये कैसे फॉर्म है। सी, जब डी गैसिंग की प्रोसेस हो रही थी, अर्थ से ये जो गैसेस बाहर निकल रहे थे, जब ये गैसेस या जो एयर ये राइज होती है, एयर जब राइज होती है वो अडाइवर्टिकली कूल होती है, एक्सपांड होती है एंड कंडेंस होती है। एंड इस डी गैसिंग के बाद जो कंडेंसेशन हुआ, जो रेनफॉल हुआ, वो रेनफॉल ऑलमोस्ट 40,000 ईयर्स तक चला। एंड बिकॉज ऑफ दैट रेनफॉल यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये जो कंटिन्यूस रेनफॉल हुआ, तो उस रेनफॉल की वजह से हाइड्रोस्फीयर फॉर्म हुआ, ठीक है। एंड देन कम्स द बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर कैसे फॉर्म हुआ। ये जो बायोस्फीयर मतलब अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आया। अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, ये हम कंसिडर करते हैं कि ये लाइफ आया हाइड्रोस्फीयर में। ये इनिशियली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में था, देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, देन उसके बाद एम्फीबियंस फॉर्म हुए, रेप्टाइल्स आए, कॉर्डेट्स फॉर्म हुए। इस तरीके से ये लाइफ इवॉल्व हुआ। ये जो लाइफ होता है, तो इस लाइफ का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है डीएनएस एंड आरएनएस के फॉर्म में। ये जो डीएनएस एंड आरएनएस है, तो उनमें क्या होता है, अलग अलग केमिकल्स होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं।
तो ये जो केमिकल्स होते हैं या ये जो एटम्स होते हैं उनमें जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की प्रोसेस हुई, सो दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस लेड टू द या जंप स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ। ठीक है, सो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इस तरीके से ये लाइफ धीरे 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 इवॉल्व हुआ। प्रेजेंट डे में ये जो लाइफ है या ये जो बायोस्फीयर है ये डेवलप हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थ के ऊपर ये अलग अलग स्पीयर्स बायोटिक एंड अबायोटिक फॉर्म हुए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ज्योग्राफी में क्या आता है। ज्योग्राफी में आप देखोगे तो ज्योग्राफी को दो हिस्सों में आप डिवाइड करते हैं, जनरल ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी। सो जनरल ज्योग्राफी में फिर से दो हिस्से आते हैं, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम अर्थ को प्रायोरिटी देते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में अर्थ एंड ह्यूमन की जो ये जो इंटरेक्शन है तो उसमें ह्यूमंस को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में वी हैव दिस जियोमॉर्फोलॉजी। सो जियोमॉर्फोलॉजी में वी स्टडी अबाउट द लिथोस्फीयर, we study about the rocks, we study about the volcanoes, we study about the earthquake, different landforms, weathering, erosion। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स इसके बारे में हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। क्लाइमेटोलॉजी इज द स्टडी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, अलग अलग टाइप के विंड्स होते हैं, मॉनसून विंड्स होते हैं, प्लेनेटरी विंड्स होते हैं, लोकल विंड्स होते हैं, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ओशनोग्राफी में वी स्टडी अबाउट द ओशंस, ओशन वाटर की मूवमेंट, ओशनिक करंट्स, टाइड्स, समझ में आ रहा है। देन उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर, ओशन फ्लोर की टोपोग्राफी, मरीन रिसोर्सेस, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। कोरल रीफ्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देन बायोजियोग्राफी में वी स्टडी अबाउट द सॉइल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, बायोम्स के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में वी स्टडी अबाउट द इकोसिस्टम, इकोलॉजी। देन उसके बाद सक्सेशन, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ह्यूमन एंड अर्थ के बीच में जो इंटरेक्शन है वो पढ़ते हैं, बट वहां पे ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस हम देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव द पॉपुलेशन ज्योग्राफी, किसी भी रीजन का डेमोग्राफिक्स हम पढ़ते हैं, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डेंसिटी, देन उसके बाद सेक्स रेशो, लिटरेसी रेशो, माइग्रेशन होता है किसी भी पॉपुलेशन में, उसके रीजंस, उसके इफेक्ट्स, ये हम पढ़ते हैं। देन सेटलमेंट ज्योग्राफी में वी स्टडी अबाउट द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। रूरल जो सेटलमेंट्स होता है उसके टाइप्स होते हैं, न्यूक्लिएटेड, सेमी न्यूक्लिएटेड, स्कैटर्ड, उसके पैटर्न्स होते हैं, लीनियर, एरो शेप, सर्कुलर वगैरह वगैरह। ठीक है, देन उसके बाद अर्बन जो सेटलमेंट्स होते हैं, कोई भी अर्बन सेटलमेंट जो होती है, सी वो कैसे कैसे डेवलप होती है, कोई भी सिटी कैसे डेवलप होती है, बीच में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, सीबीडी जो मार्केट होता है, देन रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं, किसी भी सिटी का एक अर्बन इन्फ्लुएंस होता है। तो इस तरीके से सिटी वाइडन होते चली जाती है या एनलार्ज होती चली जाती है। देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी इज व्हाट, किसी भी रीजन के बारे में जब हम पूरे जनरल ज्योग्राफी के प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए रीजनल ज्योग्राफी। फॉर एग्जांपल इंडियन ज्योग्राफी, what do we study about in Indian geography? We study about the geomorphology of India, मतलब अलग अलग फिजियोग्राफिक डिविजन्स, हिमालयस, नॉर्थ इंडियन प्लेन, प्लेट्यू, आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया के रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल, वेजिटेशन, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम सारी चीजें पढ़ते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रीजनल ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो रीजनली भी पढ़ा जाता है, अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके फिजिकल फीचर्स हम पढ़ते हैं। जैसे अफ्रीका में वी हैव सहारा डेजर्ट, किलिमंजारो पीक, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, कलाहारी डेजर्ट, ये फिजिकल फीचर्स है। देन अफ्रीका में लोग कैसे रहते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, मसाई है, हौसा है, बिंदी बूज है, पिग्मीज है, अलग अलग ट्राइब्स है, वो काम क्या करते हैं, तो लाइफस्टाइल कैसा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, विच इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, सो इस तरीके से
वर्ल्ड में जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है तो उनके बारे में भी फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी को हम कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ते हैं। जब मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा हम मैप बेस्ड ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है, क्लियर। एंड द फाइनल थिंग, योर रेफरेंसेस। सो व्हाट आर योर रेफरेंसेस? यू शुड बी गोइंग थ्रू एनसीईआरटी 6 to 12, स्पेशली 11-12 के इंपॉर्टेंट है। 4 एनसीईआरटी आती है 11-12 के। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, India land and people, and India physical environment. These are the 4 NCERTs जो आपको पढ़ने हैं 11-12 के। बट डू रीड 6 to 10, 6 to 10 के NCERTs है, एक बार पढ़ो। इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं उनमें, बट एटलीस्ट एक बार पढ़ो, ठीक है। कितने लोग नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देने वाले? 23 में, ठीक है। मोस्टली लोग आप 24 में देने वाले हो, ठीक है। तो यू हैव अ टाइम, सो सारे एनसीईआरटीज पढ़ो, 6 to 10 भी पढ़ो, एक बार पढ़ो, बट मेजर एनसीईआरटीज आपकी 11-12 के हैं, ठीक है। देन उसके बाद जीसीलियन का बुक आता है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, इट्स अ वर्थ रीडिंग बुक, इसको पढ़ना है। देन माजिद हुसैन का एक बुक आता है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो सिलेबस वाइज है, जो टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे तो ये इस बुक से आप कर सकते हो। And especially Indian geography के लिए selectively you can read this book if you want, but I don't recommend right now this book कि आप वो लो या पढ़ो। Initially सिर्फ NCERT GCLON का बुक पढ़ो। In case you need something या कुछ explanation चाहिए तो माजिद हुसैन का बुक ले सकते हो। And then finally we have the Atlas, Orient Lambert Blackstone School Atlas या Student Atlas और Oxford का Atlas। तो ये आपके references है। Again start with the NCERTs after reading the syllabus and previous year questions. Clear? ठीक है। Clear? So any question? So start reviewing your NCERTs, ठीक है, ज्योग्राफी के केस में। ठीक है, डन। So these are your references. So start reading NCERTs, clear? Then उसके बाद reference GC ले आओ, and then उसके बाद माजिद हुसैन पढ़ो। So we'll stop here then, ठीक है, okay. E-learning में कौन है पढ़ेगा?